अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप मेरे बाजू पे ये काली पट्टी देख रहे हैं और ये काली पट्टी हमने इसलिए बांधी है क्योंकि आज है यौम इस्तेसाल। ये क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा निदा ने काली पट्टी क्यों बांधी है, तो मैं आपको डिटेल में समझाना और बताना चाहूँगी ये यौम इस्तेसाल क्या है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और रियासत जम्मू कश्मीर से इनकी खुसूसी आइनी शनाख्त छीन ली गई। आर्टिकल 370 एंड 35A का ख़ात्मा कश्मीरी अवाम की राय लिए बगैर ख़त्म कर दिया गया और भारत की इस बुज़दिलाना इक़दाम की वजह से कश्मीरियों को मुकम्मल फ़ौजी मुहासरे की तरफ धकेल दिया गया। ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया बल्कि लोगों से भी उनकी बात कहने का हक़ छीन लिया गया। कई महीने इंटरनेट पे पाबंदी आयद रही। आर्टिकल 35A के तहत सिर्फ कश्मीरी ही कश्मीर के अंदर ज़मीन ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस शिक को ख़त्म कर देने से अब इंडियन सिटीज़न्स को भी इख्तियार है कि वो इस खित्ते यानी कश्मीर में ज़मीन ख़रीद सकें, नौकरियां हासिल कर सकें और मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकें। तालीमी और सकाफ़ती पॉलिसीज़ को भारत ने अपने मुताबिक ढाल लिया, बना लिया, जिससे कश्मीरियों की मुकामी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन फ़ौज कश्मीर के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है। हम पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, इंडिया के इस एक्ट की सख्ती से कंडेम्ड करते हैं और आज के दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों को इस काली पट्टी को बांधने से ये बताना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए और मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया कि हम ये स्याह दिन, ये यौम इस्तेसाल क्यों मनाते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे तो बहुत सारे धोखे आपने भी खाए होंगे ज़िंदगी में। अब एक तो धोखे होते हैं जो आप लोगों से खाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में खाते हैं, और एक धोखे वो होते हैं जो बहुत सारे मासूम लोग जिनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, जिनको बहुत सारी ऐसी डीप चीज़ों का नहीं पता और वो जाने अनजाने में धोखे खा लेते हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर फिर भी जो धोखा देने वाला होता है वो कोई इतना इविल जीनियस होता है कि वो किसी ना किसी तरह अपने पैसे निकलवा लेता है या आपको स्कैम्स में फंसा देता है। सो आज हमें अलग अलग किस्म के जो स्कैम्स बेसिकली हो रहे हैं हमारे साथ, और आप भी शायद उनमें से एक होंगे जो लुट चुके होंगे। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से आपने पता नहीं कितने पैसे गंवा दिए होंगे। सो आज हम बेसिकली उनको डिस्कवर करेंगे, हम सीखेंगे कि स्कैमर्स से कैसे बचा जाए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। भाई हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा और इन सब बातों के लिए जो पैनल हमने यहाँ बनाया है या बिठाया है उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा सकें। वही अकल की बात हो तो पहला नाम आता है हिना बयात का और वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटी विद ब्रेन्स, है ना? बस अल्लाह में बचा के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बचा के रखे, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ अक्लमंद लोगों के साथ भी स्कैम हो सकते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे जी होश एक्सपोज्ड दुनिया से लोग भी स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते। तो आप चढ़ी हैं अभी तक कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं बची हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के शो के बाद इंशाल्लाह आप भी बचेंगे। तो मेरे साथ फिर हैं नज़ीर शाह साहब,
जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर है, हमारे अपने इन हाउस ARY के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो नहीं होता शहंशाह, फिल्म है ना शहंशाह, तो आप ARY के शहंशाह हैं, लोगों को बचाने आए हैं, है ना? हमारे शो में तो जब किसी शहंशाह की ज़रूरत होती है तो हम आपको बुला लेते हैं। जी, सो हम अगले गेस्ट हमारे हैं अहमद ज़हीन साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी अशद ज़रूरत थी आज के प्रोग्राम में, ताकि आप हमें वाकिफ़ करा सकें उन छोटी मोटी निक्सुक वाली टेक्नोलॉजीज़ से जिनसे हम वाकिफ़ नहीं। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और वैसे यही फोरम होते हैं जो हम लोग जाते हैं, इसमें अवेयरनेस होती है, क्योंकि आम इंसान जो है ना वो फिर आपसे कनेक्ट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वरना फिर कहाँ से वो आपसे पूछे, सवाल करे, उसको कैसे जवाब मिले? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे होता है ना ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसी तरह स्कैम्स भी ट्रेंड जो कर रहे हैं, जो लेटेस्ट स्कैम्स हैं, ज़रा उनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखें, आजकल जो सबसे लेटेस्ट स्कैम चल रहे हैं, एक व्हाट्सएप हैक का चल रहा है। अच्छा। जो किसी को भी टारगेट करते हैं, उसमें ज़्यादातर वो लोग टारगेट हो रहे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। और एक जो आपका कोड होता है, वो आपको एक मैसेज आएगा किसी शॉपिंग ऑनलाइन सब, या टेमू हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ये इंटरनेट जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जी, कि जी आपको एक आपका पार्सल आ रहा है, तो उसका एक कोड आया आपके पास, वो कोड दे दें। अब हम ये सोचते भी नहीं कि हमने पार्सल बुक कराया, यानी कि हम कोड दे देते हैं। बेसिकली वो जो हैकर होता है वो आपका व्हाट्सएप अटेम्प्ट कर रहा होता है हैक करने का। ओके। वंस आपने वो कोड दिया, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। जैसे अक्सर मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, जब मुझे दूसरे मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप शिफ्ट करना होता है, तो मैं जब व्हाट्सएप शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे मेरे पहले मोबाइल पे कोड भेजता है। जी हाँ, मेरे नंबर पे वो कोड आता है, और फिर मैं उस कोड को जब दूसरे मोबाइल पे डालती हूँ तो दूसरे मोबाइल पे मेरा व्हाट्सएप आ जाता है, वो हैक हो जाता है। हैक इन द सेंस के बेसिकली आपने शिफ्ट हो गया, आपने नया नंबर पे रजिस्टर्ड कर लिया उसको। तो उसी तरह कोई और मेरा व्हाट्सएप अगर हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं से वो पिन आएगी मेरे मोबाइल, मेरे नंबर पर, और मैं जाने अनजाने में समझूंगी ओह ये एड्रेस या टेमू या कहीं और से जो मैंने ऑनलाइन भेजी हुई है, अपने लाइक ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, उससे आया है, तो मैं उसको फटाफट वो कोड दे दूंगी और मेरा व्हाट्सएप वो हैक कर लेगा। यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। और ये मैं बोलता हूँ आजकल कोरियर सर्विस वाले भी जो है इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जी हम कोई कोड सिस्टम नहीं रखते हैं, लेकिन लोग असल में अवेयर नहीं है, तो लोग दे देते हैं। हर कोरियर सर्विस ये कह रहा है कि जी हमारी कोई कोड सर्विस नहीं है। आपको पता है, आपसे बात करके मुझे अंदाजा हुआ है कि 2-3 दफ़ा मुझसे पिन मांगी गई है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि पिन क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा हमें आपका एड्रेस कंफर्म करना है। भाई मैंने ईमेल पर एड्रेस दे दिया, मेरे पास तो एड्रेस मेरे मोबाइल में सेव है, तो मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करती हूँ ठक 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 वहाँ ऑटोमेटिक ऑटो रीफिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तो मैंने 2-3 दफ़ा इग्नोर किया। इसका मतलब ये स्कैम मुझे भी कैप्चर करने की कोशिश की गई है इसमें। वो रैंडमली ट्राई कर रहे होते हैं। और देखें, आप ये देखें कहीं भी आपने शॉपिंग की हो, आपको कोई पिन कोड नहीं मिलेगा। आपका एक ऑर्डर नंबर होता है जो कि आपके पास ईमेल पे आ जाता है। जी बिल्कुल। और हम ये समझते नहीं, जब एक पिन कोड मिला ही नहीं है तो कौन मुझसे पिन कोड मांग रहा है, क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कई दफ़ा कुरियर सर्विसेज से, जैसे कि जी हम कुरियर से कॉल कर रहे हैं, आपका पार्सल है, वो डिलीवर होना है, तो आप एक उसको कंफर्मेशन कर दें क्योंकि वो कोड आपके पास आएगा, तो आप वो कंफर्म कर दें। अब लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि कई दफ़ा कुरियर से वो चीज़ आपने नहीं ऑर्डर की हुई, आपका कोई पार्सल है, किसी ने आपको भेजा है, बस वो कोड कंफर्म कर दें ताकि आपकी डिलीवरी हो जाए। लेकिन अब मेरे पास ऐसे फ़ोन आया तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी मैं क्यों डिलीवरी का आपको कंफर्मेशन दूँ? जिन्होंने भेजा है आप उनसे मांगे। यही है असल में, आप कोड देती ना तो बेसिकली आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने कहा जी आपके पास अभी SMS से कोड आएगा, उसको आप हमें इसके ऊपर एक्सेप्ट कर लें या दोबारा उसको सेंड कर दें। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि व्हाट्सएप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लोग व्हाट्सएप के कोड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नंबर एक आपके रिश्तेदारों से उधार मांग सकते हैं जी, ये उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है फिर, है ना जी। और क्या क्या कर सकते हैं आपका व्हाट्सएप अगर चला जाए तो? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये आती हैं कि मेरा नंबर हैक हुआ। अब कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई हैं, वो अगर उनका फर्स्ट करे व्हाट्सएप हैक हो गया, अब क्योंकि नंबर लेना आसान होता है, उनको पता है इनके कॉन्टेक्ट्स में सब लोग होंगे ना। सही। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपके पास भी नंबर आ जाते हैं, फिर वो आपको मैसेज आएगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ और मैं वो आप मुझे खैरियत, वो मैं किसी पेशेंट को लेके आया हूँ या आई हूँ ना,
तो मुझे थोड़े फंड्स की ज़रूरत है, इधर पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब अगर निदा के व्हाट्सएप से मैसेज जाएगा हिना बयात को या कोई भी जो मेरे शो पे आते हैं जिनसे मैं रोज़ मिल रही होती हूँ कि भाई मैं बहुत फंसी हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, तो जाहिर है वो मेरी मदद करेंगे ना। और वो इमीडिएट हमारे कि आपके जानने वाले के नंबर से आ रहा है ना मैसेज आपको। हाँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि हमारे एक हैं मतलब बहुत करीबी दोस्त हैं और उनका मुझे मैसेज आया कि यू नो कैन यू आई अर्जेंटली नीड मनी, तो कैन यू जस्ट ट्रांसफ़र 2 lakhs टू मी एंड आई विल गिव इट बैक टू यू टुमारो। मैंने कहा ये मतलब मैं जानती हूँ उस शख्स को, ये मुझसे 2 लाख नहीं मांगेगा, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि ये 2 लाख के लिए मुझे मैसेज करे। लेकिन इमीडिएटली मैंने चेक किया, मैंने उनको नहीं उनकी बेगम को कॉल की, मैंने कहा आपके मियाँ का फ़ोन कहाँ है भाई, मुझे लग रहा है कि वो हैक हो गया है। और यही हुआ कि विद इन हाफ एन आवर कितने लोगों को मैसेज आ चुका था। एग्जैक्टली तो कोई ना कोई तो फंसेगा ना, कोई ना कोई तो 100 में से अगर आपने 100 का मैसेज कर दिया, 50 फंस जाते हैं, फंसते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ ये देखते हैं मैसेज कहाँ से है। अच्छा, जो चीज़ मुझे अब जिससे घबराहट शुरू हो रही है, आई डोंट नो, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये चीज़ अभी राइज हुई हो, लेकिन मुझे पता है कि अमेरिका वगैरह में ये हुआ है कि जैसे मेरे नंबर से निदा को मैसेज आ रहा है और वॉइस नोट जा रहा है मेरी आवाज़ में। ओह माय गॉड, दैट इज़ समथिंग जो कि आप बिलीव कर लेंगे, क्योंकि वॉइस नोट नंबर भी उसका है, आवाज़ भी उसकी है। तो ये मतलब यहाँ पे इसका कोई असल में इसमें कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपकी वॉइस को करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं। अब वो बेसिकली वो बनाई गई थी किसी और पर्पस के लिए, जैसे आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो वो उसमें डालने के लिए होती हैं। लेकिन ये क्या ये स्कैमर्स को मिसयूज़ करते हैं, और ये यहाँ भी हुआ है, ये वहीं नहीं, यहाँ भी हुई है कि वॉइस लोग क्या समझते हैं कि जी ये सेम वॉइस है। तो अच्छा, ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो अब अगर मैं कॉल करूँगी कि हिना जी आपने वॉइस मैसेज किया था, तो क्या तब भी ऐसा होगा या मैं मतलब मुझे कॉल करके? हाँ, ये कॉल कहाँ जाएगी? देखिए वो तो व्हाट्सएप जब माइग्रेट हो गया ना, इस नंबर से उस नंबर चला गया, तो आप ये नोट कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, आप नोट कीजिएगा। लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका है आप डायरेक्ट सिम पे कॉल करें, क्योंकि सिम तो इनके पोजीशन में है ना इस टाइम के ऊपर, सिम हैक नहीं हुई है, व्हाट्सएप हैक हुआ है। तो आप डायरेक्ट रेवेन्यू कॉल जो कहलाती है, सिम पे कॉल करें, आप वेरीफाई करें कि जी तुम्हारा ये ऑडियो मैसेज आया है या तुम्हारा ये टेक्स्ट मैसेज आया है, ये सही है। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि फौरी तौर पे आप अगर ऐसा शक हो व्हाट्सएप पे वापस कॉल ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो वही बंदा पिक करेगा, तो वो वॉइस टेम्पर भी कर सकता है। आप कॉल करें नॉर्मल सिम के ऊपर डायरेक्ट। दिस इज अ गुड आइडिया। मेरे साथ पिछले हफ्ते एक चीज़ हुई, मेरी एक दोस्त का मुझे मैसेज आया कि किसी ने उनको, तस्वीर मेरी है, ठीक है, और उसके ऊपर नंबर कोई और था, और बस सिर्फ नीचे लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम। अब ऑब्वियसली नंबर किसी और का था, वो समझ गई कि ये मेरा नंबर नहीं है, लेकिन मेरी तस्वीर लगा के उनको ये मैसेज भेज दिया गया। अब इससे किसी को क्या फ़ायदा होगा? मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इसको रिपोर्ट करें, सिर्फ ब्लॉक नहीं करें, रिपोर्ट करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जवाब देती, दुआ सलाम होती, फिर वही उनसे पैसे मांगते। मतलब बात शुरुआत करने का तरीका बेसिकली तो ये हैक नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरे नंबर से उन्होंने, आपकी पिक्चर यूज हुई, नेट पे पड़ी होगी, उसने डाली। हाँ, पिक्चर्स तो चले हमारी पता नहीं कहाँ यूज होती है, मेरी तो। लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि अगर उन्होंने मतलब मेरी तस्वीर डाल के, लेकिन उन्होंने भेजा मेरे किसी जानने वाले को, वो कैसे? क्या पता इत्तेफाक हो ना, अक्रॉस द बोर्ड नहीं था कि मैं कहूँ कि जी 10 लोगों को उन्होंने मैसेज किया। देखिए आजकल जो सबसे ज़्यादा जो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये पैसों वाला, जिस तरह ज़हीम भाई ने बताया व्हाट्सएप हैक का, इसी तरह आपकी फेसबुक पे फेक आईडी बन जाती है, आपकी वही तस्वीर उठाई जाती है जो आपकी ओरिजिनल पे लगी होती है, फिर आपके लोगों को ऐड किया जाता है जो आपके जानने वाले होते हैं। ये फेसबुक पे तो बहुत हुआ है। उसके बाद फिर वो आपसे दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं मैं उम्रे पर आया हूँ या फलां जगह पर आया हूँ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पहले वो दुआ सलाम से शुरू होता है, और वो पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं मांगते कि आप ना दे सकें, तो आप कहते हैं चलो यार दे दो यार, उम्रे पे है। सेकंड ये कि जिस तरह ज़हीम भाई ने बताया कि कोरियर कंपनी, तो उसका भी तो नाज़रीन के लिए बता दूं, आपको भी बता दूं, जिस तरह एक मैसेज आता है आपके इनबॉक्स में आता है, तो ये जो कॉल करके कहते हैं कि कोरियर कंपनी से बात करूं, तो वो आपके मैसेज में नहीं आएगा, वो इतना वो आपको टाइम ही नहीं देगा। जैसे ही वो आपसे बोलेंगे ना, देखें आपके पास एक मैसेज आया होगा, तो वो आपके फ़ोन पर उसी वक्त विजिबल हो रहा होगा, जैसे 3294,
तो आपसे वो जल्दी से पूछेगा, जल्दी बताएं, आपके उस पर एक कोड आया होगा, तो आपको वो इतना सोचने का टाइम नहीं देगा। तो कभी भी कोई आपको इस तरह कॉल करे कि मैं फ़लाँ कोरियर सर्विस से बात कर रहा हूँ और आपका पार्सल मंगवाया था, मेरे अपने साथ ये हुआ कि इत्तेफाक हुआ था, मैंने खुद 1-1.5 महीने से मतलब एक कोई ऑर्डर किया था जिसको पहुंचने में 15 दिन का वैसे ही टाइम दिया था। अब उसका मैं वेट कर रहा था, इसी दौरान मुझे फ़ोन आ गया, तो मैंने यही समझा कि उन्होंने मेरे ही पार्सल जो है भेजने के लिए मुझे कह रहे हैं। लेकिन उसने जब कहा ना एड्रेस कंफर्म करने का, तो मैंने कहा एड्रेस तो आपके पास ऑलरेडी मेरा मौजूद है। तो उसने बोला हाँ वो तो ठीक है, बस आप कंफर्मेशन के लिए कोड बता दें। आप बिलीव करें, मैं बताते बताते रुक गया, वरना मेरा जो है ना मेरी चीज़ अभी हैक हो जाती। और माजी में जो स्कैम होते थे वो लोगों को स्कैम का इतना पता नहीं था, लाइलमी में होते थे या इलिटरेसी में होते थे। फिर उसके बाद जो स्कैम होने लगे वो लालच में लोग फंसने लगे। अब लालच का मसला अपनी जगह पर है, क्योंकि फंसता वही है जिसके दिल में लालच होती है। अब जो है डिजिटल स्कैम इतने आ गए हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर फ़र्ज़ करें, जैसे मैं गया हुआ हूँ, मेरे घर में जैसे वाइफ है या भाई है, अगर पढ़े लिखे वो भी हैं, लेकिन उनके पास चीज़ आती है तो वो ये कहते हैं कि यार हम सरप्राइज़ देंगे और हमारा इतना सोना निकल रहा है, या जी तो पाकिस्तान में हमारी बाइक निकल रही है, ये या इस मैं तरह आपसे ये चीज़ें। पूछना चाह रही थी एक्चुअली। अभी रिसेंट बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद मैसेज किया, बल्कि मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, जी तो पाकिस्तान में रजिस्टर कराने के लिए फ़लाँ फ़लाँ करें। अरे भाई क्यों करें, मतलब वो भी एक स्कैम। जी तो पाकिस्तान भी, और एक और किसी चैनल पर गेम शो होता है, वो भी जो है लोगों से पैसे इस तरह बटोर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन फ्रॉड जो मतलब रिसेंट कुछ अरसे में हुए हैं, उनमें एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर, दूसरा जीतो पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर क्या करते हैं वो? ये आपको एक मैसेज भेजते हैं कि आप ही का नंबर उसमें लिखा हुआ होता है, और लिखा होता है कि आपने इस नंबर से हमें दरख्वास्त दी थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए, जो अब अप्रूव हो चुकी है। हाँ। तो अब आप इस नंबर पर कॉल करें। जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे वो आपसे डिटेल लेंगे आपकी और बोलेंगे ठीक है रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे होते हैं आप दे दें, तो हम आपके महीने के इतने पैसे हर महीने आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। तो ये है तो छोटा स्कैम, लेकिन आप सोचें कि अगर छोटा स्कैम एक वक्त में 1000 लोगों के साथ हो जाता है तो समझिए करोड़ों में, और फिर बात और ऊपर तक चली मुझे जाती है। बताएं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट हुई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से? बीआईएसपी में बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं। असल में इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें हमने कुछ चीज़ें रिकमेंड भी की हैं, इसके आगे भी चीज़ें होती हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। एक तो ये हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया ना, एक बीआईएसपी में ये हो रहा है फ्रॉड के जी, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में कि ये आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, ये एक चीज़ होती है सिलिकॉन टेक की, उस पर बनाए जाते हैं और करके फिर उस मशीन पे रखे जाते हैं। अब बेसिकली जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, अगर आप जेन्युइन बीआईएसपी की आप उसकी कस्टमर कहने हैं जो भी रजिस्टर्ड उनकी हैं, अगर मैंने आपके ये बायोमेट्रिक ले लिए जी, और ये लेके फिर मैंने उस मशीन पे रखे, तो बेसिकली जो कैश विड्रॉ होगा वो कैश जो है वो मैं निकाल लूँगा आपके नाम का। ओके। तो बीआईएसपी में नेक्स्ट लेवल पे ये भी फ्रॉड होता है कि जो, अच्छा ये अभी हमने चेंजेस की करवाई, सब सिम इशू होती है, पहले सिम होती थी सिर्फ थंब से, अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये नादरा ने की है कि जी अब वो एआई सिस्टम के तहत रैंडमली 3 बायोमेट्रिक लेंगे, हो सकता है इंडेक्स फिंगर की हो, थंब की हो, फिर इस तरह। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि ये जो थंब्स थे ना ये लीक आउट हो गए थे। जैसे अब क्या ये लोग करते क्या हैं, जैसे आप ये जाएंगे किसी रिमोट गांव के इलाके में, अब वहाँ पे ख़वातीन वगैरह को के बेचारियों को कोई ख्याल नहीं होता, वो कहेंगे जी हम आपको, अब वहाँ गुर्बत का फ़ायदा उठाते हैं, कहेंगे जी हम आपको बड़ा घी का डिब्बा देंगे, आटा देंगे, आप अपनी सिम लें, लकी ड्रॉ होगा। असल में उनका पर्पस ये होता है, जो वहाँ पे अंगूठे चाहिए उनको, बिकॉज ये जो है ना ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है। सही। तो हम हमेशा लोगों को ये अवेयरनेस करते हैं कि ऐसी किसी भी जगह पे ना करें, और वहाँ पे जाएं तो वो देखें अगर आप उनके डेफिनेट टेक्निक्स हैं, कहेंगे ये मशीन काम नहीं कर रही, 10 मिनट बाद फिर आना, आधे घंटे बाद फिर आना। बेसिकली क्या होता है कि वो एक नई सिम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं आपके नाम की। उन बेचारों को पता नहीं होता, देहात वालों को कि जी कैसे सिम वेरीफाई, इसलिए पीटीए का नंबर है, आप अपना एनआईसी नंबर डालें, आपको पता चलेगा कितनी सिम आपके नाम पर है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा चेक करें। रिपीट करें प्लीज, ये जो पीटीए का मतलब लाइक एक नंबर क्या है? पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाएं आप, जरा रिसर्च करो, नंबर बताओ मुझे ताकि मैं सबको बताऊं। पीटीए के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेन पेज के ऊपर एक लिंक बना हुआ है, वहाँ पे अपना एनआईसी डालें, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो जितने ऑपरेटर्स हैं इनकी कितनी सिमें हैं।
अब आपने फ़र्क 2 ली हुई सिम में जैज़ की, एक यू फ़ोन की, एक इसकी ली हुई, लेकिन आप कहेंगे ये जो टेलीनॉर की तो मेरी है ही नहीं। तो फिर आप फ़ौरन जाएँ टेलीनॉर के फ्रेंचाइज़ पे और वहाँ एक फॉर्म भरें, उनको कहें ये सिम मैं डिसओन कर रही हूँ और उनसे वो रिटर्न में ले लें। क्योंकि अगर कल को वो सिम किसी क्राइम में इस्तेमाल हो जाएगी तो उसकी सब्सक्राइबर कस्टोडियन आप हैं। तो एजेंसी या पुलिसिंग में वो आपके पास आएंगे कि जी ये सिम आपके नाम पर है। लेकिन आई थिंक एक SMS नंबर भी है, हाँ, उसको भी चेक कर जिसके सकते ऊपर हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके नाम पर बिल्कुल कितनी SMS से सिम्स भी हैं। चेक कर सकते हैं। SMS भी SMS से भी आ ये जाता जरा है। मेरी टीम मुझे निकाल के भेजे ताकि मैं बैंड चलाऊं। एक ब्रेक के बाद हम आपको ये चीज़ें फराहम करेंगे ताकि आपको हम स्कैम से बेसिकली आज बचाने आए। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें स्कैम्स जो आपके साथ होते हैं। हर तरह के स्कैम्स हम कोशिश करेंगे सारे कवर कर सकें अंडर वन रूफ। अब हम नेक्स्ट स्कैम पे बात करेंगे जो क्रेडिट कार्ड की थ्रू होता है। क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा हमारे लोगों ने नहीं बनाया हुआ था, मगर अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह जाएं तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं अपने बिल की तो आपसे कहा जाता है अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो इतना % जो है वो टैक्स लगेगा होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो इतना %, यानी कि क्रेडिट कार्ड से कम पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं और जो बैंक वाले भी हैं बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बनाएं। क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी। डेबिट कार्ड इनफैक्ट डेबिट कार्ड पे कई दफ़ा % कम आप और ज़्यादा आपको जो है ना डिस्काउंट भी मिल जाता है, क्योंकि डेबिट कार्ड इज़ लाइक कैश, क्योंकि वो इमीडिएट पेमेंट होती है। हाँ। तो वो उस तरह से फ़ायदे बैंक और को भी बहुत हो रहा सारे होता है। क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। Exactly. सो लोग थोड़ा सा ना कि ओ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, फलानी जगह से शॉपिंग करें, फलाना जगह रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, तो इसलिए अब लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स बनाना शुरू किया। लेकिन अभी भी हमारे लोगों को सही हैंडलिंग उसकी आती नहीं। लेकिन उसमें ख़तरा ये होता है ना कि आपने अपना कार्ड दिया और वो कहाँ स्वाइप हुआ, उसके ऊपर क्या निकल गया, वो आप नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी अपना कार्ड यूज़ करना हो तो आप अपनी आंखों के सामने वो सारी ट्रांजैक्शन करवाएं, अपना कार्ड किसी को दे ना दें। हाँ, अक्सर होता है जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ आपको अपना कार्ड देना पड़ता है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ आपको अपना कार्ड देना पड़ता है, फिर आप कहीं भी जगह शॉपिंग कर रहे हैं आप काउंटर के उस पार खड़े हैं, आपको अपना कार्ड देना पड़ता है। अब हम अपने स्कैमर से कैसे बच सकते हैं ये हम आपको आज गाइडलाइंस दे रहे हैं। जी ओवर टू यू, जो बताना चाहे। मैं इनको भी इंट्रोडक्शन करा दूँ। वजीहा नाम है आपका, आपके साथ स्कैम किस चीज़ का हुआ था? जी मेरी अम्मी के साथ उन्होंने एक ऐप में देखा था, ऑनलाइन लोन दे रहे थे वो। अच्छा जी, तो 3 लाख रुपए लोन दे रहे थे कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो या अच्छा एक मिनट, मैं आपकी तरफ दोबारा बाद में आती हूँ, पहले मैं क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ को ज़रा ख़त्म कर दूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगी ताकि क्योंकि आपकी अब वो ऑनलाइन वाली कहानी आ जाएगी। जी क्रेडिट कार्ड का मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ हमें देखिए क्रेडिट कार्ड का इस वक्त पूरी दुनिया की एक ऐसी ज़रूरत बन चुका है जी। जिस तरह अगर आप यूरोप जाते हैं तो कई जगहों पर इस वक्त भी आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। यूएस से आप जाते हैं तो तकरीबन वो प्लास्टिक मनी पर आ गया। आप अगर गाड़ी रेंट पर लेने जाए या कोई किसी जगह पे जाएं तो आपसे कैश एक्सेप्ट नहीं करते। बुकिंग सब देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं वो तो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, देखें इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर हैं। आप तो आपको जिस तरह लेट सपोज कि आप कोई टीवी की ऐप लेना चाह रहे हैं या नेटफ्लिक्स लेना चाह रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करनी है। बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग में आपकी क्रेडिट कार्ड से होती हैं। तो इस तरह ये जो स्कैमर्स कुछ हैं आपको ऑनलाइन हम पहले वहाँ से शुरू करते हैं ना। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना, देखिए एक आम इंसान कुछ भी कर लें आप, महीने में शायद एक दफ़ा या 2 महीने या 3 महीने में जाता है रेस्टोरेंट। आप वहाँ से शुरू करें कि अगर वो रेस्टोरेंट जाए और वो अपना क्रेडिट कार्ड दे तो क्या करना चाहिए? देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अब बैंक्स की भी डायरेक्शन है। जो पीओएस मशीन जब वो देते हैं ना जहाँ पे क्रेडिट का, वो डायरेक्शन ये देते हैं। पहले ज़माना था कि मशीन को आप मूव नहीं कर सकते थे। अब मशीन वाईफाई इनेबल्ड है, वो पूरे आपके रेस्टोरेंट के अंदर चल रही होती हैं। आप वेटर को बोलें मशीन इधर लेके आ जाओ, कभी भी ये ना कहें कि अपना कार्ड दे दिया, वो आपके पास एक खड़ा होगा, वो अब वो कार्ड उसके ऊपर रख के करे। हर बैंक की फैसिलिटी कार्ड स्वाइप करे
किस तरह के, लेकिन बट मेक श्योर करें कि कार्ड आपकी आंखों के सामने मशीन सामने, वहीं उसने स्वाइप किया, उसने आपको दिया कि ये पिन डाल दें। एथिकली जब आपको वो मशीन का वो देगा तो ही शुड नॉट वॉच कि आप क्या पिन डाल रही हैं ना, तो वो उसका उनको इंस्ट्रक्शन भी देती है कि आप अपना मुंह उस तरफ कर लें या करें, ताकि क्योंकि पिन जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। आपने पिन डाला, ट्रांजेक्शन हो गई। अगर वो कहे कि जी मुझे कार्ड लेके जाना है काउंटर के ऊपर, कैश काउंटर पे, वहाँ करें, पहले तो आप इसको रिफ्यूज़ करें, अदरवाइज़ कहें ठीक है मैं चल रही हूँ, आप मेरे सामने कार्ड स्वाइप कर दें। लेकिन कभी भी कार्ड को उसके हवाले ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्कैमिंग डिवाइसेस होती हैं जो इनके पॉकेट में रखी हुई होती हैं, वेटर्स से इस्तेमाल होते हैं। आज हमको कार्ड देते हैं, ये कहते हैं कि सर हम कार्ड लेके जा रहे हैं, तो ये जाएंगे काउंटर पे, वहाँ स्वाइप करेंगे, साथ में वो पॉकेट से मशीन निकालेंगे, उस पर भी स्वाइप करेंगे, क्लोन हो जाएगी। अब वो क्या होगा कि वो कार्ड बेसिकली डेटा आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब क्योंकि अब चिप बेस्ड कार्ड आ गए तो क्लोनिंग थोड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन क्या है, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में चीज़ें, स्कैमर्स हमसे 2 स्टेप आगे चल रहे होते हैं, तो कार्ड डुप्लीकेट बन जाते हैं। हाँ। तो इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि एक तो किसी ऐसी जगह पे कार्ड ना दें जहाँ पे आपको ये पंप्स वगैरह में बहुत ख्याल करना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ना साइड में बंदे भी खड़े होते हैं, वो वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि बेहतर है कि पंप वाले को बोलें मशीन आगे, अगर आप आगे चले गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा CVC कोड होता है CVV कोड जो लिखा होता है Back कार्ड side पे। के पीछे, और वो अक्सर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ बुक करा रहे होते हैं, मतलब वो इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल होता है कार्ड, इंटरनेट के ऊपर कार्ड स्वैप नहीं होता, वो CVC कोड इस्तेमाल होता है। तो वो पीछे जो लिखा होता है, अगर फ़र्ज़ करें उसके पास आपका क्रेडिट कार्ड नंबर पूरा आ गया और वो कोड भी उसने देख लिया, तो वो तो आपके कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है ना? बिल्कुल। देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है कि एक मैं जनरल कस्टमर हूँ, मुझे अवेयरनेस नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड बन गया है जी। मैंने कुछ चीज़ फीचर सिक्योरिटी के इनेबल नहीं किए हुए जी। हैं, तो अब अगर किसी तरीके से आपके पास मेरा CVV कोड, मेरा नाम जो कार्ड पे और एक्सपायरी आ गई, हाँ। तो बहुत से ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट हैं जो कि सिक्योरिटी को इतना वो नहीं रखते, आप वहाँ डालें हाँ। और ट्रांजेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल। और एक चीज़ है कि उसमें आपने सिक्योरिटी इनेबल्ड की हुई है, और अगर आपको नहीं आती आप बैंक को कॉल करें, कॉल सेंटर पे कहें जी मुझे सिक्योरिटी इनेबल। उसमें क्या होगा कि पास पिन कोड, बहुत से बैंक ने ये फैसिलिटी दी हुई है, पिन कोड कॉम्बिनेशन में आएगा, एक आपके SMS पे आएगा, एक आपकी ईमेल पे आएगा, या आपकी ईमेल पे आएगा। क्योंकि बाज़ लोग ईमेल से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर करें, तो अब आपके पास SMS तो रिसीव नहीं होगा। जैसे मैं आपको अगर मिसाल दे के समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसका सारा कोड वोड सब डाला, उसके बाद वो पैसे नहीं चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि तब तक मुझे एक कोड आएगा मेरी सिम पर और मेरे ईमेल पर। जब मेरी सिम पर या मेरे ईमेल पे कोड आएगा, वही कोड जो मुझसे पूछ रहा होगा, वो जहाँ मैंने ट्रांजैक्शन की है, मैं वहाँ वो डालूंगी तो मेरे कार्ड से पैसे कटेंगे। ये फैसिलिटी मैंने अवेल की हुई है अपने कार्ड के लिए, और आप यही समझा रहे हैं कि आप भी यही चीज़ अवेल कर सकते हैं, ताकि आपका अगर CVV होता है या CVC होता है, ये क्योंकि मुझे तो CVC याद है, पता नहीं CVC याद है मुझे। CVC है मेरा। हाँ, CVC कोड जो है 3 नंबरों का जो कोड होता जी है, जी बिल्कुल, जो आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आजकल बहुत सारे लोग अपने फ़ोन में ऐप्स के ज़रिए, जैसे अपने बिल्स पे कर रहे होते हैं, अपनी यूटिलिटीज़ पे कर रहे होते हैं, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो उसको इनेबल करें ना, तो सिर्फ ये ना करें कि जी आपको SMS पे आ रहा है। अगर आप SMS और ईमेल दोनों पे, हाँ। दोनों पे इनेबल कर देते हैं ना, तो आपकी एक तरह से वो काउंटर चेक भी हो जाता है। जी जी, दोनों चीज़। ये बैंक पे भी वेरी कर रहा होता है ये चीज़ ना, ये भी देख लें। दूसरी बात ये कि ना SMS में लोग प्रॉब्लम ये होता है, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है SMS की। रोमिंग पे अगर सिम नहीं है तो ईमेल का लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नेट हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन इस पर भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जो आप अगर आपको हल्की सी भी अवेयरनेस नहीं ना ऐप यूज़ करने की, तो ना करें, क्योंकि वो उस पर भी बड़ा मसला है। क्योंकि अगर मैं आपको मिसाल बताऊँ कि देखें, अगर मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ है, मेरी आपकी कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो आपने मुझे एज ए बेनिफिशरी ऐड किया हुआ है। अब मेरा जो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं था, मुझे इन्होंने स्कैम करके मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इसके दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने,
इनको मैसेज किया कि मेरी सिम को कमाना कि मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो। अब जब बेनिफिशियरी ऐड होता है ना, तो तब वो पिन कोड सिर्फ एक नहीं मांगे, होता, दूसरा सही नहीं कह मांगेगा, रहे हैं। तो सही फंड कह फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जी right. जी तो ये भी ख्याल रखें कि अगर आपको ये आजकल ऐप्स इतनी स्मार्ट हैं, कस्टमर की आसानी के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर आप इस पर आपकी ग्रिप नहीं है तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल ना करें, इस पर मत जाएं आप ऑनलाइन अच्छा, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी, वो CVC नहीं CVV है। यू आर राइट, बिकॉज वो मैंने चेक करवाया अभी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपने अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके कार्ड के ऊपर या ऑनलाइन शॉपिंग पे या कुछ हो तो आप बैंक को तो इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन जो बहुत सारे हमारे स्कैम्स हो, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जी फेसबुक कर लिया या व्हाट्सएप हैक हो गया, तो क्या हम FIA में सिंपली रिपोर्ट फ़ौरन नहीं कर सकते? मैं बताऊँ, अमूमन लोग नहीं करते रिपोर्ट। नहीं करना चाहिए हमने, इसीलिए जो अब क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस भी हो गई हैं, मैं बता दूं, अब FIA से सेपरेट एक एजेंसी बन गई है, सेपरेट एजेंसी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NCCIA। हमने अपना 24 आवर्स कॉल सेंटर भी रखा हुआ है, आप फ़ौरन कॉल करें, उसका नंबर भी अभी आ जाएगा। और सेकेंडली हेल्पलाइन पे बैंड चल रहा है, नंबर चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये क्या कहते हैं कि उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भी है। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए, जब आप बैंक को कंप्लेन करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि अगर कोई फ्रॉड फौरन हुआ है block करता तो है। वो ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वंस अगर पैसा चैनल के अंदर है ना, तो आप ब्लॉक कर देते तो फिर हमें आसानी हो जाती है कि रिकवरी कराने में या और रीइंबर्स होता है फिर हमें। बिल्कुल, अगर बैंक- कहीं हमें बैंक- पता चला फ्रॉड तो हमें रीइंबर्स होता है। अभी मेरे बेटे का, आपको पता है, हम लोग बाहर थे तो मेरे बेटे के $200 जो हैं वो फ्रॉड, उसमें बैंक ने रोके क्योंकि उनको ये हुआ कि कोई कर रहा है फ्रॉड, कोशिश कर रहा है। हाँ, तो $20 उसके निकल गए, 200 बच गए डॉलर और वो ब्लॉक कर दिया फिर उन्होंने। बैंक्स का तो ये है कि वो आपको कॉल भी कर लेते हैं जी। अगर असल एक में सर्टेन अमाउंट के इसमें ऊपर एक- जा रहा हो तो दे चेक विद यू। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ बैंक से ये रखा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो आपको पहले बताना पड़ता है कि मैं UK जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, तो मेरी बिल्कुल। फॉरेन ट्रांजेक्शन जी, इनेबल बिल्कुल, कर दें, और ये बिल्कुल। अच्छी चीज़ है। जी। फिर वो उस पीरियड के लिए इनेबल करेंगे, ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी। हाँ जी। तो अगर कोई अटैम्प्ट भी करेगा ना बाहर से, क्योंकि बाहर भी आप कार्ड इतनी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं Absolutely. कि अगर आप वहाँ इस्तेमाल करके आ गए हैं और वापस आ गए अपने मुल्क में, लेकिन वहाँ भी बड़े स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं। वैसे- वहाँ तो ये होता है कि आप बैठे अमेरिका में और पता चला कि आपका कार्ड जो है वो स्पेन में यूज हो गया। जी जी बिल्कुल। ये भी होता है। असल में जिस तरह हमारे यहाँ ऑनलाइन कार्ड्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दे रहे हैं, तो जिस तरह आप वो हमें सहूलत देते हैं कि जिस तरह मैंने अपने मोबाइल में एक वर्चुअल कार्ड डाला हुआ है, या तो वो सहूलत देते हैं कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो डैशेस बने हुए हैं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनेबल करना है, नहीं करना, इसको आपने किस पर्पज़ के लिए करना है, कार्ड की पिन चेंज करनी है, ब्लॉक करना है। तो इसी तरह जो हमारे यहाँ की लोकल पाकिस्तान के बैंक से, उनको चाहिए कि वो भी अब ये सहूलियात मुतारिफ़ करा दें। अल्लाह नहीं करे हमारा कार्ड गिर जाता है, कहीं गलत हाथ में चला जाता है, और हमें जैसे ही पता चलता है हम फौरी तौर पर अपने मोबाइल से उसको कर सकें। अगर हम बाहर के मुल्क जाते हैं बहुत सारे तो हमारे बैंक्स- लिए हेल्पलाइन पे कॉल करना तो बड़ा मसला है। सेकंड ये कि हमारे यहाँ जो फ्रॉड्स होते हैं, तो कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे आप 1 लाख का फ्रॉड करें, 1000 का करें या करोड़ों का करें, उसकी सेक्शन होती है 420 फ्रॉड की, जो बेलेबल होती है। मतलब हमारे यहाँ आप जितना बड़ा भी फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे यहाँ कराची में कार फाइनेंसिंग का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, करोड़ों अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है कि आपको गाड़ियों का सस्ती गाड़ी देंगे, और राशिद मिनास रोड पर एक कंपनी थी, वो करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करके भाग गई। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती अच्छा, हैं, और जब उनको पकड़ा जाए तो उन पर सेक्शन लगती है 420। लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कानून मेरी औरत को नहीं समझ आएगी ये वाली बात। कानून साजी की ज़रूरत है कि अगर कोई आम शख्स फ्रॉड का शिकार होता है तो एक होता है साइबर क्राइम में जाकर उसको करना पड़ता है। साइबर क्राइम में अगर मुझे भी जाना पड़े ना, तो इनका दफ्तर दारुल सेहत के पास है, गुलिस्तानी जौहर में। अब मैं कहूँगा यार मैं लोकल थाने में तो चला जाऊँगा, लेकिन FIA के दफ्तर जाने के लिए मुझे मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो इसी तरह अगर कोई लोकल फ्रॉड होता है तो पुलिस में ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, जो हमारी सिंध हुकूमत को भी करनी चाहिए, कि अगर किसी शख्स के साथ फ्रॉड होता है तो उसके अंदर ऐसी सेक्शन ऐड कराएं कि वो भी वो काम कर सकें, या एटलीस्ट थाना रेफर कर दे FIA को। हमारे यहाँ किसी शख्स के साथ फ्रॉड अच्छा, होता एक है। ब्रेक का टाइम आ रहा है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर उसके बाद आप जो है ना, ताकि मैं मुझे जो आम औरतों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं, बेसिकली आज मैं उसको हाईलाइट करी हूँ कि उससे कैसे बचा जा सके। आपको हम खबरदार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो है ना अपने आप को बचाएं और
इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे जो हैं वो ऐसे यूं चुटकियों में ना निकल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। स्कैम से अपने आप को कैसे बचाइए, इससे पहले कि मैं चलूँ स्कैम जो हुआ इनके पास, मैं आपको वो नंबर याद कराना चाहती हूँ, हेल्पलाइन नंबर जो कि अब आपके इदारे का है, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्या कहते हैं इस पूरे इदारे का नाम क्या है? नेशनल साइबर क्राइम स्मॉल नहीं पूरा बोलते हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये अप्रैल में प्रॉपर कहते हैं ना, पूरे इन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। और अब क्योंकि ये स्कैम्स बहुत होने लगे हैं तो इनका नंबर मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, 1799 चार नंबर है। आपको याद हो गया? हाँ, 1799 हमने भी याद हो गया और आपको भी याद करने की ज़रूरत है क्योंकि अब आज की ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ आपकी तरफ। क्या हुआ वजिया आपके फैमिली में? एक्चुअली थोड़ा ज़ोर से बोलना। मेरी सिस्टर की शादी चल रही थी, तो मेरी जो मदर हैं उन्होंने देखा टिकटॉक जो है ऐप है, तो उस पे एड्स चल रहे थे जो है ना लोन के लिए। कि लोन देंगे 3 लाख तक का, 3 लाख तक का लोन देंगे। आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो छोटा या शादी है उसके लिए चाहिए तो 3 लाख तक का आपको लोन देंगे। उन्होंने पूरी डिटेल्स वगैरह मेरी अम्मी ने उन कॉन्टेक्ट किया मुझसे, उन्होंने जिक्र किया तो मैंने बोला रहने दें, हमें पता नहीं है इसकी डिटेल, क्या पता फेक हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी उसमें आए हुए रिव्यूज़ कि हमें लोन मिला और हमारा काम हो गया ये। तो फिर मेरी अम्मी ने किसी को बताया नहीं और उनसे कांटेक्ट कर लिया, तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया अपना ना। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा व्हाट्सएप नंबर दिया है तो फिर व्हाट्सएप नंबर तो नहीं ईज़िली देते, तो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दे दिया कि आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें और आपको विदिन 24 आवर्स 3 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है। तो उन्होंने सारी डिटेल्स शेयर करी। उन्होंने कहा आपको 10,000 रुपीज़ सिर्फ हमें देने हैं, उसके बाद 24 घंटे में आपको 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला आप इजी पैसा भी कर सकती हैं, आप हमें अकाउंट में भी भेज सकती हैं। तो मेरी अम्मी ने उनको 10,000 रुपीज़ उनको शेयर कर दिए, उनको दे दिए। तो 24 घंटे इंतज़ार किया अगले दिन तक, लेकिन उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मेरी अम्मी के पास तो आ गया कि वहाँ पे रिसीव हो गए, लेकिन वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया। तो मेरी अम्मी ने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास रिसीव नहीं हुए, वरना हम आपको स्क्रीनशॉट भेजते या आपसे शेयर करते। उन्होंने ईजी पैसा किया था। तो मेरी अम्मी ने अगेन 10,000 शेयर कर दिया। अल्लाह। अब फिर उन्होंने 24 आवर्स इंतज़ार किया, लेकिन कोई वहाँ से मैसेज नहीं आया। मेरी अम्मी ने उनको कॉल्स करी, उनसे कोई जवाब नहीं आया। फिर अम्मी ने जिक्र किया मेरे अब्बू से, भाइयों से, सबके इस तरह किया था। तो उन्होंने कहा आप पूछ तो लेती। इतनी देर में वो अम्मी को हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब ब्लॉक कर चुके थे। कोई लोन नहीं आया वापस, 20,000 उन्होंने ले लिए लेकिन लोन नहीं आया। सब अम्मी का नंबर ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उन्होंने हटा दिया, ना हम उनसे कांटेक्ट कर पाए। मेरे अब्बू ने, भाई ने बहुत कोशिश करी लेकिन उनसे राब्ता नहीं है, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ इस केस के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इस पे जो ऐड चलते हैं, कोई भी इस पे ऐड चला सकता है? कोई पूछगछ नहीं है? मतलब जैसे अगर ARY पे एड्स आते हैं तो ARY को पता है कि भाई ये क्या ब्रांड है या क्या है, तो ये ARY वहाँ उनके इश्तिहार चला। ARY कभी भी फ्रॉडिया लोगों के एड्स तो नहीं चलाएगा। देखिए सोशल मीडिया पे ऐड चलाना बहुत आसान है। हाँ। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, फेसबुक पे भी अब लोग ये सुने कि सोशल मीडिया पे एड्स चलाना बहुत आसान है। अब दूसरी बात ये कि जो शहर में या कराची में अगर हमने ज़्यादातर मेजॉरिटी देखा है तो सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, और सॉफ्ट टारगेट जो है वो ख़वातीन है। उस वक्त सबको पता होता है कि मर्द इस वक्त कामों पर गए हुए, बच्चे स्कूल गए हुए, तो ज़्यादातर निशाना बनती है वो ख़वातीन जो घर पे होती है, जो मोबाइल संभाल कर रही होती हैं। बिल्कुल। वो अपने शोहर को या भाई को सरप्राइज़ देने के लिए कि मेरा सोना के नाम निकला है या भाई के नाम निकली है, अब जब आ जाएगी तो ये बहुत खुश होंगे। वो अपनी से जो उनके पास जमा पूंजी होती है उसमें से पैसे भी दे देती हैं, और जब जाकर वो बिल्कुल फंस जाती है तब वो अपने शौहर को, भाई को, वालिद को बताती है कि भाई हमारे साथ तो ये हो गया है। फिर वो कहते हैं हमसे पूछ लेती। तो ये हमसे पूछ लेती वाला जो काम है ना, अगर आज की ख़वातीन
सिर्फ डिस्कस कर लें, वो सरप्राइज़ ना दें, सिर्फ बताएं कि मुझे मैसेज आया कि मेरा इस जगह नाम निकला है या ये चीज़ सस्ती मिल रही है। अच्छा, इनके केस में जो इन्होंने किया वो तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी हाँ, ना। नहीं, ये तो मैं बड़ी वैसे बता रहा जेन्युइन हूँ। एक नीड थी। हाँ। अब मेरा ये सवाल बनता है कि अगर इनकी वालदा ने ये कर दिया, इनके पास वो व्हाट्सएप नंबर तो है, उन्होंने तो आगे से ब्लॉक कर दिया, क्या अगर ये आपको वो नंबर रिपोर्ट करें तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं? मैं इनकी बात समझ गया था। इसमें 2 स्टेप्स हैं जी। ये मेरे ख्याल में थोड़ा पुराना वाक़या है, ये इस साल का नहीं सितंबर का। हाँ, लास्ट ईयर का है। वो ये था गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जी। मल्टीपल ऐप्स रखी हुई थी जो कि लोन की स्कीम चला रही थी। 25,000 से लेके आगे। अब वो क्या हुआ कि जब वो लोन की स्कीम्स चल रही थी वो किसी के कोई रेगुलेटेड नहीं थी। जब ये स्कैम बहुत तेज़ी से बढ़ा है तो इसमें तो अल्लाह का शुक्र है इनके साथ अगला स्टेप नहीं हुआ, अल्लाह ने रहम किया। वो क्या करते हैं, जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम ये नहीं देखते या कहते हैं कि ऐप वो क्या राइट्स मांग रही है, हम सिर्फ क्लिक कर रहे होते हैं। अब वो ऐप आपके मेमोरी, आपकी पिक्चर्स को, गैलरी को एक्सेस करते हैं। ओह माय गॉड। जब ये लोन को लोन अगर इनको मिलेगा भी ना, व्हेन शी रिफ्यूज़ कि जी मैं नहीं देगी, पेमेंट नहीं करूँगी, तो वो फिर आपकी पिक्चर्स के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं। वो उसी लोन कंपनी के अंदर एक सेकंड स्टेप का माफिया बैठा होता है। वो आपको फिर कॉल करेगा और कहेगा कि जी अब आप पैसे वापस नहीं कर रहे तो आपकी पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। 2-3 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया होगा ना तो वो 6 लाख बन जाएगा और ये दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू। तो उसके लिए हमने ये किया, 3 चीज़ें की। देखें, एक तो हमने ये किया कि जो जनरल पब्लिक के लिए, देखें लोन देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोन आपको टिकटॉक पे कोई ऐड नहीं देगा। आपको थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि ये किसी स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड है या नहीं है, पहली बात। फिर हमने ये किया कि हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ मिल के हमने चेक किया, अब कोई भी लोन कंपनी उनकी रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं आ सकती। तीसरा, हमने गूगल प्ले स्टोर से आपने दूसरा वाला पॉइंट बताएं प्लीज। SECP से हमने कहा कि जी एक सिस्टम बनाएं। अब कोई कंपनी अगर लोन देने का स्टार्ट भी करेगी तो उसको उनसे रजिस्टर्ड कराना होगा। किन से रजिस्टर कराना? SECP से। अच्छा, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए कि जब भी आपको कोई लोन की कोई ऑफर आए तो आप SECP के साइट पे जाएं, प्रोफाइल चेक करें, उनके नंबर पे कॉल करें, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। थर्डली, सबसे लास्ट चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ में ना पड़ें जिसका आपको पता है पीछे रेगुलेटर नहीं है, जिसको कोई बैंक ओन नहीं कर रहा। देखिए, कोई बैंक अगर लोन देना इतना आसान होता तो ये बैंक जो खुले हुए हैं ये भी ऐसी टिकटॉक के ऐड लगा रहे होते ना कि जी टिकटॉक का ऐड लगाओ, फलाना बैंक ABC बैंक है, मैं इतना लोन दे रहा हूँ। हाँ। लोन दिया जाता है सर्टेन इंटरेस्ट रेट के पीछे, वो इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक बैंक जब लोन दे रहा होता है उसकी गारंटी स्टेट बैंक के पास पड़ी होती है कि बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बैंक भागेगा नहीं। तो एक प्रोसीजर सिस्टम अवेलेबल है ना। हमारे अंदर इसमें प्रॉब्लम है शॉर्टकट निकालने की कि हम देखा नेट पे देखा और फ़ौरन चल पड़े, चाहे कार फाइनेंसिंग की स्कीम्स हों, ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाने की स्कीम्स हों, कोई भी स्कीम हो। और ये लोन ऐप के लिए तो हमने यहाँ तक किया कि हमने गूगल प्ले स्टोर से बात करके वो सारी ऐप्स रिमूव करवाई हैं वहाँ से। अच्छा। ताकि ये ऐप लोगों को ना हो। लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं इसके खुदकुशियाँ की चक्करों हैं, में। ये हमारे पास केसेस आए इस तरह के। और जो आप बता रही थी अभी व्हाट्सएप नंबर था, वो क्या हुआ था असल में हुआ पता है क्या है इनके केस में। अब वो व्हाट्सएप नंबर जो था ना वो एक फेक सिम पे बना होगा, जो हम बात कर रहे थे बायोमेट्रिक फेस यूज़ करने पे ना। अब वो सिम पे जब मैं बैक ट्रैक करने जाऊँगा ना तो वो सिम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या किसी गांव की किसी मासी के नाम पे होगी। वो बेचारी लपेट में आ जाएगी। तो ये पूरा एक सिम जो है ना बेसिकली एक टूल है क्राइम करने के लिए, उसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो लोग क्या करते हैं, अब जो इनको कॉल आ रही थी वो सिम किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हुई, फिर इनको वो ऐप का ऐड आया इनके पास। ऐड के लिए मैंने $10 पे किए होंगे किसी जगह पे बाहर टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक ने तो नहीं पूछना ना कि पीछे स्टेट बैंक है या SECP या पाकिस्तान से कौन है, उन्हें कहा भाई ऐड लगा दो। हाँ। ऐसे मासूम लोग को चीट करने के लिए। अब वो कार फाइनेंसिंग के हमारे पास केसेस आते हैं कि जी कार फाइनेंस जब बैंक दे रहा है फर्ज करें 20% के ऊपर, है ना, और आपको एक टीवी में ऐड आ रहा है वो 5% पे दे रहा है, तो आप कुछ सोचो कि यार वो कैसे 5% दे रहा है। स्टेट बैंक ने बनाया हुआ है एक रेगुलेटरी पॉलिसी के अंदर इतना, लेकिन लोग क्योंकि अवेयर नहीं है, फिर वो बात आ जाती है और लोग जाके कहते हैं अच्छा इधर तो खवातीन के मसले हैं। फिर पकड़ नहीं होती, वो सही कह रहे हैं। देखिए पकड़ का बात ये ना कि देखिए हमने फाइनेंशियल स्कैमर्स अभी परसों हमने सक्खर में पकड़ के लेके आए, जो कि क्राइम सक्खर में हुआ है विक्टिम के साथ। बंदे थे साउथ पंजाब के, 4 बंदे लेके आए। वो क्या करते थे कि जी अखबार में ऐड दिया जॉब्स का और जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर पैसे लिए आपसे और फिर गायब हो गए।
या कहा कि ये बाहर भिजवा देंगे आपको इस जॉब के लिए, आपको फेक बनाया पूरा पेज और गायब हो गए। और वो आप देखें तो सिंपल लेबर क्लास बंदे थे, लेकिन दे नो एवरीथिंग। अच्छा, अभी रिसेंट एक बिल्कुल ये स्कैम हुआ है, आप ज़रा मुझे बताएंगे? आप मुझे ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे कि एक इदारा बाकायदा खोला गया, उस पर नकली वीज़े लगवाए गए इटली के, अलग अलग ममालिक के, और पैसे लेके ऑब्वियसली ऑडियंस जो भी जो गए थे उनके पासपोर्ट दे दिए गए। अब अगर वो निकल गए तो निकल गए, पकड़ लिए गए, धर लिए गए तो धर लिए गए। उन्होंने तो लाहौर में असल में ये शख्स पकड़ा ही है जिसके पास इटली, पुर्तगाल, स्पेन, इसके 2-3 वीज़ा निकले। अब ये वीज़ा जब कोई भी, आजकल लोग बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते हैं जिसके लिए वो लाखों रुपए पे करते हैं। हाँ। तो जब वो पकड़ा गया तो हुकूमत ने भी लोगों को अवेयर भी किया कि अगर आपको बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अगर आप हैं ही तो मुतल्लिका या तो वो जो इदारे जो मुस्तनद है उसके थर्ड पार्टी आप उसके पास जाएं या फिर आप एम्बेसी जाएं। इसके अलावा जो एजेंट माफिया जो हमारे साथ काशान है, काशान को ज़रा भेजो। काशान के साथ एग्जैक्टली ये चीज़ हो चुकी है और उसके बेचारे के साथ कैसा स्कैम हुआ है। ये बच्चे जो हैं ये लोन लेके अपने अम्मा अब्बा का घर गिरवी रखवा के ना जाने क्या क्या जद्दोजहद करके अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कि मैं वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊँगा, मैं वहाँ जॉब भी करूँगा, पढ़ूँगा भी, बेहतर मुस्तकबिल बनाऊँगा, अपने फैमिली का जो है वो किस्मत बदलूँगा, लेकिन उनके साथ कितने स्कैम्स हो जाते हैं। काशान आप प्लीज़ ज़रा बताएंगे, ताकि फिर उसके बाद ये फिर बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ओमान में जॉब आई थी फायर, थोड़ी सी ज़ोर से काशान बोलो। तो फायर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आई थी ओमान में, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। तो वहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई जब मैं किया 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आया कि आपको सिलेक्ट कर लिया हमने, आप इंटरव्यू देने लाहौर आ जाए हमारे। नहीं, आपने ऑनलाइन जो अप्लाई किया, ऑनलाइन मुस्तनद जो इदारा उसको किसकी जॉब आई हुई थी? फायर सेफ्टी ऑफिसर की। मैं एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर की। तो उसमें मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने फ़ौरन सिलेक्ट कर लिया मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप लाहौर आ जाएं, यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करके वीज़ा टिकट वगैरह हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आ जाएँ। तो मैं इनके उस पर भरोसा करके मैं लाहौर चला गया। वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया। उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम आपको इतनी आप पेमेंट हमें दे दें तो हम आपको वीज़ा लगा देंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे सबसे पहले इन्होंने 60,000 रुपये मांगे। 60,000। तो मैंने 60,000 तो मैं इतनी नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला आपकी सैलरी भी तो हम 1,72,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको कवर हो जाएगी 1 महीने में। तो मैं इस चक्कर में मैंने इनको भरोसा करके मैंने दे दिए। इन्होंने पहले मैंने 30,000 रुपये इनको भेजे, मैंने मुझे प्रूफ तो दें आप। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, आपका पासपोर्ट बना हुआ। मैंने नहीं बना हुआ नहीं है, बनवाना पड़ेगा। तो बोले आप अर्जेंट पासपोर्ट वगैरह बनवाया अपना। मैंने उस चक्कर में आके अर्जेंट पासपोर्ट वगैरह बनवाया अपना। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन टिकट और वीज़ा मेरे को तस्वीर भेजी, उस पर नाम दिखाया बाकायदा, मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे दोबारा पेमेंट सेंड करें, तो उस तरह करते कराते उन्होंने मैंने सिर्फ और पेमेंट मांगी, 30,000 रुपये और दिए मैंने। तो आपने 60,000 दे दिए? 60,000 उनको मैंने दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ इसी जगह पे ऐसी ऑफिस बताया, उन्होंने वहाँ जाके अपना मेडिकल करवाएं। मैंने मेडिकल करवाने गया, वहाँ पर उनका अपना बंदा मिला। उन्होंने बोला मेडिकल में आप हमारे को इस तरीके से इतने पैसे लगें तो आपका मेडिकल बनेगा हमारा। तो मेडिकल में करते करते मेरे तकरीबन 1.5 लाख रुपए चले गए इस तरीके से। ओह माय गॉड। देखिए, असल में जो मुस्तनद इदारे होते हैं ना, वो पैसे मांगते नहीं हैं। अगर आपको वो जॉब देते हैं तो वो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, टिकट भी देते हैं तमाम, क्योंकि वो आपको जॉब बाकायदा तौर पर आपका वीज़ा लगा कर आपको बुलाते हैं। वो आपसे कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम इतने पैसे दे दें। सेकंड ये कि आपकी जो एम्बेसीज़ मौजूद हैं, इसके अलावा आजकल यूरोपीय यूनियन या जिसके गिजरी के वहाँ पर एक दफ्तर है जेरीज़ के नाम से, आप वहाँ जाते हैं बाकायदा, वहाँ पर आप पासपोर्ट जमा कराते हैं या वहाँ राब्ते में रहते हैं या किसी मुस्तनद ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यह दोबारा आपसे कहलवाना चाहूँगी कि वीज़ा कोई ऐसे लगवा के नहीं दे सकता। आपको जेरीज के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर सर्टन जो ममालिक हैं, इटली की तो एम्बेसी यही है ना। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ लोग काफ़ी फ्रॉड का शिकार बने, वो उम्रा और हज के नाम पर भी काफ़ी लोग बने कि लोग उम्रे इवन के उनके पासपोर्ट तक चले जाते हैं। जब FIA ने कई मरतबा रेड ही किए तो सैकड़ों की तादाद से उनके पासपोर्ट भी बरामद हुए जो उन्होंने हज के नाम पर या उम्रे के नाम पर लोगों से लिए हुए थे। करोड़ों रुपए स्कैम करके लोग फरार हो जाते हैं। एक करके स्कैम्स का बताते हैं। अब हमने इनकी बात सुन ली, पहले हम आते हैं वो जो इदारा खुला हुआ था अभी। लेकिन निदा, इनकी एक बात आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको ये इस जॉब की वैकेंसी कहाँ मिली, पता कहाँ से चला? ये मेरे एक दोस्त हैं रज़ाक भाई, तो वो दुबई में होते हैं, तो कार वगैरह शोरूम के अंदर होते, तो उन्होंने मुझे ये लिंक भेजी। इन्होंने ऐसी लिंक भेजी कि यार ये इसके अंदर आपकी जॉब आई हुई है, फायर फाइटिंग की जॉब करता था मैं, तो उन्होंने बोला यार फायर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आई हुई है। तो उसकी मैंने लिंक ऑन करी, अप्लाई करता रहा। उसके अंदर जानने वाले थे आपके? जी वो जानने वाले थे, लेकिन वो दुबई में थे, उनके पास लिंक आई थी। तो मैंने उनको ही बताया, मतलब ऐसे मेरे साथ स्कैम हुआ है। वो जो लिंक आया था वो किस जगह का था?
वो ओमान का ही था। ओमान का तो था, कंपनी कौन सी थी? कंपनी मतलब अलाइट सर्विस है कोई। आपने चेक किया था कि ये कंपनी मुस्तनिद एग्जिस्ट करती है कि नहीं? बस यही तो गलती कि मैंने चेक नहीं किया। पहला पॉइंट तो यही है। अच्छा, कंपनी अगर चेक करें तो कैसे चेक करें? गूगल पे जाके? आई एम श्योर अलाइट सर्विसेज डालें और उसकी प्रेजेंस होती है। देखिए ये ना इसके पीछे होता किस तरीके से, ये तो एक केस है ना। अब मैं अगर मैं इनकी जगह हूँ फ़र्ज़ करें, और मैं अपना एक प्रोफाइल बनाता हूँ और मैं लिंक्डइन पे डाल देता हूँ, जो स्कैमर्स होते हैं ना वो पहले लिंक्डइन पे जाके कोई एक अपनी कंपनी बनाएंगे और कंपनी बना के दे नो कि जी अब ये सर्च करेंगे उसमें कि जी कौन लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ओके, उधर से स्टार्ट हो गए इनको ट्रैप करना। ये देखेंगे इनका प्रोफाइल यहाँ बना हुआ है, अब मैं एम्प्लॉयर बन गया फेक, ये जो है ना इनको जॉब चाहिए, मैं इनको किसी दोस्त के थ्रू लिंक मिला है, मैं इनको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता हूँ। अब ये इंटरेस्टेड होंगे, ये वहाँ से कहानी स्टार्ट होनी शुरू होती है। बेतहाशा केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन इस तरह के चीट बन जाते हैं कि पहले वो क्योंकि उनका अपने प्रोफाइल पड़े हुए होते हैं, वहाँ सर्च करते हैं कि इस फील्ड के लोग हैं, तो उसी फील्ड का एक फेक कंपनी बनेगी और वो फेक कंपनी से अलाइड बन गई। अब वो इनको अप्रोच करेगी कि जी इस तरह वीज़ा लग जाएगा, फिर वहाँ से वो पूरा गैंग पे हाथ डालते हैं ना, ये सारी नफ्सियात से खेलते हैं। पहले क्या था कि ये एजेंट्स वगैरह ये होते थे, ये दूसरे तरीके से अप्रोच करते थे। अब क्योंकि ऑनलाइन ज़माना आ गया है, ऑनलाइन अब इन्होंने क्या किया, अब ऑनलाइन पे जाके प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से लोगों को चीट करना है। ये फ्रॉड आज से 10 साल पहले ही होता था, 20 साल पहले भी एम्प्लॉयमेंट के फ्रॉड थे। अम्मा अब्बा के पैसे लेके भाग गए थे। पूरे पीटीवी के जितने भी लोग थे उन्होंने बेचारों ने वो पैसे जमा कराए थे। एक सर्टन मतलब उस जमाने में भी फ्रॉड होते थे। कैसे वेरीफाई करें कि कंपनी मुस्तनिद है या नहीं? देखिए मैं बताऊं, एक ब्रेक के बाद आके हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई है तो हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे वेरीफाई करना चाहिए और फिर अपने हक हलाल की कमाई उनके हवाले हम करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ख़बरदार कर रहे हैं कि अपने आप को स्कैमर्स से कैसे बचाएं। ऑनलाइन स्कैम्स हों या बहुत सारे लोग आपकी आंखों के सामने, आपको ऐसा लगता है हिप्नोटाइज़ करके आपके पैसे निकलवा लेते हैं। सो आज हम आपको स्कैमर्स से बचाने की कोशिश करें, तो इसलिए गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। मेरे पास इस वक्त सबा बैठी हैं, सबा जो है, इनके साथ कहाँ धोखा हुआ, आइए इनसे जानते हैं। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से ज़ोर से सबा। मेरी शादी को ना 5 इयर्स हो गए थे। अच्छा। अब हम दोनों की बहनों की साथ शादी हुई थी, दोनों सिस्टर्स की, तो उनके माशाल्लाह 2 बेबीज़ थे और मेरा मतलब नहीं था। तो सास को बहुत ज़्यादा वो था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो अकलौते थे उनके ना। अच्छा। मतलब बेटियां तो थीं, बेटे अकलौते थे, तो बहुत ज़्यादा उनको पोता पोती की ख्वाहिश थी ना। तो हमने शुरू में चेकअप वगैरह भी करवाया था डॉक्टर की तरफ से। बस यही था कि मतलब यानी कि बस अल्लाह की तरफ से कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर मेरी सास की जो नेबर थी वो बहुत अच्छी दोस्त भी थी, तो उन्होंने किसी ना आमिल बाबा का पता बताया ना, तो मेरी सास उधर लेकर गई। तो वहाँ काफ़ी रश था, बहुत सारी लेडीज़ थीं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आई हुई थी ना। जब हमारा नंबर आया तो मेरी सास ने बताया कि मेरी बहू की 5 इयर्स हो गए हैं और औलाद नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि बच्ची की ना बंदिश हुई हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सास के ना कि आपके ससुराली रिश्तेदारों ने करवाई है सास को ना, और अनमैरिड जो नन थी इत्तेफाक से वो भी साथ थी। तो कहने लगे बच्ची की भी शादी नहीं होती होगी। तो मेरी नन के रिश्ते तो बहुत आते थे लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। तो सास का तो बस बिल्कुल यकीन उन पे हो गया कि हाँ बहुत अच्छे बाबा हैं ये। तो फिर उन्होंने हमसे ना 40,000 लिए, कहा कि नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आप 40,000 लेकर आइएगा, बच्ची का भी, दोनों बच्चियों का तावीज़ दूंगा मैं कि उनका रिश्ता भी हो जाएगा और आपकी बहू की औलाद भी हो जाएगी। 15 दिन का उन्होंने अमल बताया था, लेकिन तावीज़ वगैरह पहनना था, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर मेरी सास मुझे वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने कहा कि इन पे ना मैंने जैसे ना उनसे मौक्किल वगैरह से मालूमात करवाई है और कब्रिस्तान में भी जाके मैंने पढ़ाई की। नहीं, दोबारा उन्हीं के पास लेके गए? जी 15 डेज़ बाद 40,000 दे चुकी वो मतलब उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दोबारा उन्हीं के पास लेकर गई 15 डेज़ बाद ना। फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि हमें ना इंडिया से एक बूटी मंगवानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा महंगी है वो, और इस तरह ना 3-3.5 लाख रुपए खर्च होंगे आपके ना, क्योंकि अब वो हकीम भी बन गए। पहले वो आमिल बाबा थे, कोई वो कहने लगे उसको पे मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और उसके ऊपर ना उसको बच्ची को खाना होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो हस्बैंड तो राज़ी नहीं हुए इस बात को पैसे वगैरह देने के लिए। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने?
3.5 लाख ना, 3.5 लाख रुपए फॉर द बूटी फ्रॉम इंडिया। वहाँ से आएगी और बहुत ज़्यादा मतलब उस पर पढ़ाई, मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है, मैं पाकिस्तान में जाके पढ़ाई करूँगा और इस तरह ना। तो मुझे तो बस ये था कि किसी तरह भी औलाद हो जाए, तो मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपना ना ज्वेलरी से बेच देती हूँ। तो सास भी इस बात पर राज़ी हो गई। हम दोनों जाकर अपनी ज्वेलरी बेचकर हमने उनको जो पैसे थे वो हैंड ओवर कर दिए। उन्होंने कहा कि 40 डेज़ ये खाएं और बीच में कोई राब्ता नहीं रखिएगा और किसी को बताइएगा भी नहीं, वरना इसका असर जो है ना ज़ाइल हो जाएगा, आप उससे पहले बीच में मत आइएगा। हमने 40 डेज़ किया, उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं हुई। जब हम वहाँ गए हैं तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था, और जो नेबर्स वगैरह से, मोहल्ले वालों से पूछा तो वो कहने लगे कि कितनी ही औरतें आई हैं, किसी के 3 लाख लिए हैं, किसी के 50,000 लिए हैं, बहुत सारी औरतें इस तरह समेटा समाटी अब कहीं और किसी और गली में जाके खोलेंगे। वो हो गया, कहने लगे रोज़ाना यहाँ तो औरतें आती हैं, परेशान हाल मर्द भी आते हैं। तो इस तरह बस अब मैंने तो अपने शौहर को भी नहीं बताया पता, मेरे ससुर को भी नहीं, और जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने तो मेरी सास की और मेरी अच्छी खासी क्लास ली, बड़ा ढूंढने की कोशिश की। जो नेबर जिन्होंने बताया था मेरी सास की दोस्त ने, उन्होंने भी कहा कि मुझे तो किसी ने बताया था। और वहाँ पर जब हम लोग जाते थे, तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो कितनी सारी औरतें, शायद हो सकता है प्लांटेड थी, क्या था कि बहुत तारीफ़ हमारी, तो मेरी तो बेटी का मसला हल हो गया, मेरे बेटे का वीज़ा पूरा ग्रो हो गया यार। हाँ, इस तरह यू नेवर नो, पूरा ख़ानदान होगा। तो वो मैं तो बहुत अरसे से आ रही हूँ, 4 साल से आ रही हूँ, इस तरह मतलब शायद प्लांटेड रोग रखे बैठी भी होंगी ना जो इंतजार में, तो एक दूसरे को बताते होंगे। बस मैं यही कह रही थी कि आप तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि आपका सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लोगों की तो जानें भी गई हैं, लोगों की इज्जतें भी गई हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं, और प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये जो कहते हैं ना कि हम कब्रिस्तानों में जाकर ये काम करेंगे, ये काला अमल होता है। जो करने वाला अगर जेन्युइनली भी कर रहा है ना, तो वो काला अमल है, जिससे कि बाकायदगी से हमारे दीन में सख्ती से मना किया गया है। इसमें कोई दो बातें, दो राय है ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचा करें। अच्छा, वो पैसे तो गए, एक इमोशनल ट्रॉमा, एक बंदी वैसे ही परेशान है कि भाई उसको जाहिर है जो एक ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ है वो उसकी पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, आप इमोशनली वीक होते हैं ना, वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं। वही तो दुखती रागी तो है। वो जैसे काशान बैठे थे तो उनकी दुखती राग थी कि एम्प्लॉयमेंट उनको बाहर मिल रही है, इनके यहाँ औलाद नहीं है, तो ये इनकी दुखती रग है। जो जिसकी दुखती रग होती है स्कैमर वही पकड़ता है। इसलिए तो हम आजकल इतना ज़्यादा एम्फसाइज करें स्कूल्स में कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब उसके ऊपर लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि बाकी इंटेलिजेंस एक जगह, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है और इंटेलिजेंट होता है तो वो बहुत सारे स्कैम से बचा रहता है, ख़ास तौर पे इस तरह के। इसमें ना एक चीज़ इन्होंने बोली कि कुछ ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन थोड़ा चल रहा था ना, साथ साथ मैं बताऊँ, ये जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, इसमें भी देखते, या हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, इसमें भी देख रहे होते हैं लोग कुछ फेक होते हैं कि जी बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, खाना, अब लोग कहते हैं यार इतने सारे लोग तारीफ करें, मैं भी जब चीज़ आती है तो वो कुछ भी नहीं होती है। उन्होंने कहा ना कि वो टिकटॉक पे उनकी वालदा ने देखा वो लोन स्कीम, तो उसके रिव्यूज अच्छे थे। रिव्यूज अच्छे, वो रिव्यूज किसने डाले? वो सब फेक रिव्यूज होते हैं, वो सब बॉट्स होते हैं, इस तरह के होते हैं जो बनाए जाते हैं और लोगों को ट्रैप किया जाता है कि जी ये आप चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स की पॉलिसी भी नहीं है ऐसी कि ऐसे बाहर रिटर्न की होती है, जो लोग लड़ते भी हैं बाकायदा। पार्सल आते हैं आपके पास, कहते हैं मैं इसको खोलूँ, वो कहते नहीं खोले नहीं, पहले पेमेंट करें, तो ये भी बड़ा इशू है। अच्छा, आप अब नोट करेंगे एक जिद्दत, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, पहले दीवारों पे हमें लिखा हुआ नज़र आता था फलाना फलाना आमिल बाबा, अब सोशल मीडिया पे उनकी प्रमोशन हो रही है। आप देखिएगा टिकटॉक पे और फेसबुक पे एड्स चल रहे हैं जी आमिल बाबा के, यूट्यूब पे चल रहे हैं। हमने केस किया था इसी तरह का, मलीर में एक बाबा थे, वो कहते थे ऑनलाइन, तो 3-4 महीने तक उन्होंने एक बच्ची को इंगेज रखा, उससे लेते रहे, वीडियो बनाते रहे कि तुम्हारे साथ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सेम ऐसी उनकी भी स्टोरी थी। जब उन्होंने बच्ची को फिर एक दफ़ा उसकी ज्वेलरी भी मंगा ली उससे, फिर जब उन्होंने फिज़िकल उसको बुलाया कि आप आके मुझसे मिलो आके, तो फिर उस बच्ची ने कोई शक सा हुआ तो उसने फिर कंप्लेन की। हम उसके साथ गए, हमने आके देखा तो बाबा साहब के पास बाकायदा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब था, और उनके साथ एक बंदा था जो कि सारे ग्राफिक्स का काम करता था उनके लिए। तो वो मतलब हाई टेक भी हो गए हैं हमारे जो आमिल जो है ना, तो क्योंकि बेचारे इतने सारे जो लोग हैं ग्रेजुएट, अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो अपना घर चलाने के लिए आमिल बाबा या इस तरह के स्कैमर्स के साथ होती है कि ये इतने खुली तौर पर एडवर्टाइज करते हैं और अपने नंबर इनके दीवारों पर लिखे हुए होते हैं, इनकी पकड़ क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उससे हम देखें तो वी लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो काला इल्म और काला अमल तो वैसे ही मना है, तो ये क्या किसी लीगल पैराए में नहीं आते? मैं बताऊँ आपको, इस पे दो चीज़ें हैं। एक है कंटेंट ब्लॉकिंग,
एंड मॉनिटरिंग ना, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का काम है, वो करती हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, दुनिया में कहीं भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप इंटरनेट को इतना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें हर चीज़ को। वंस कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, आप करते हैं, कंटेंट को करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक चीज़ होती है कि इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, एक टैब आता है। दूसरा रिपोर्ट करने का, ये इसलिए कि ह्यूमन, हर चीज़ ह्यूमन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। पीछे जो सिस्टम टेक्नोलॉजी चल रही है AI बेस्ड, उसमें यही है कि वंस अगर आपने अगर कभी कभार आप देखें कोई इनएप्रोप्रिएट वीडियो पड़ी हो, आप उसके स्क्रॉल करेंगे, वो पूछते हैं कि सुसाइड की अटैम्प्ट है, टेररिस्ट अटैम्प्ट है, तो जब आप उसको मार्क करते हैं तो जो पीछे इंजन चल रहा होता है वो उसको सारे जगहों से डिलीट करना शुरू करता है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये हमें करना चाहिए। उसकी वजह क्या है, अगर एक वीडियो पड़ी हुई है और आप उसको रिपोर्ट करती हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सोशल मीडिया पीछे प्लेटफॉर्म आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं ना, जो वीडियो यहाँ से रिपोर्ट होगी वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रिपोर्ट हो रही होगी, तो वहाँ से भी रिमूव होगी। तो हमें भी थोड़ा सा जो है ना, हम हर चीज़, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम नहीं है ये सारा जो इंटरनेट क्लाउड है, ये सारा एक इंटेलिजेंस सिस्टम पे चल रहा है पीछे ना, तो ये इसीलिए आसानी के लिए बनाया गया कि अगर आप रिपोर्ट करें ना किसी कंटेंट को, तो कंटेंट ब्लॉक हो जाता है। और उसमें आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है। इवन के दे रिस्पॉन्ड यू कि अगर मैंने कोई वीडियो रिस्पॉन्ड, अच्छा बात मरतबा इसके सुसाइड की अटेम्प्ट है, फर्स्ट करें किसी वीडियो के अंदर हमने रिपोर्ट किया, तो वो रिपोर्ट जो होती है, अगर मेरी रिपोर्ट गलत है तो मुझे रिस्पॉन्ड आएगा कि हमने एनालाइज किया, और इसके पीछे कोई बंदा नहीं होता, ये सब AI बेस्ड सिस्टम अच्छा, ये मेरे साथ ज़ाती तौर पे भी हुआ है कि अगर मैंने कोई पोस्ट लगाई है और मेरी वो ब्लॉक हुई है, तो जैसे इंस्टाग्राम पे मेरी ही पोस्ट ब्लॉक हुई और उन्हें रिमूव कर दी, तो मैंने उनको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजी। जी हाँ, बिल्कुल। लोग अमूमन नहीं करते। जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी रिव्यू के लिए तो उन्होंने मेरी वो वापस लगा दी, जो है वापस भी लगा दी, और मुझे साथ नोटिफिकेशन आ गई कि वो रिव्यू हुई है एंड इट इज़ नॉट गोइंग अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो कई बार लोग फेक रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा जो कभी कभार कमेंट्स होते हैं, जो गंदे कमेंट्स होते हैं या कुछ, तो वो भी अब सेलिब्रिटीज़ को पता है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट करते हैं तो उस पर फ़र्क पड़ता है। देखिए, रिपोर्ट ये तरीका सही है, क्योंकि आप देखें ना, आप सेलिब्रिटी हैं ना, सेलिब्रिटी जो होती है ना, वो बड़े पब्लिक के लिए बड़ी फिगर होती हैं, बड़े ओपन होते हैं। अब पब्लिक में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं जी। तो पहले हमारे यहाँ आते थे, मैगजीन्स छपते थे, उनमें सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़, उनके सारी मॉडलिंग। अब ये चेंज हो गया, अब ट्रेंड आ गया ऑनलाइन के ऊपर। अब आप हर चीज़ को बड़ा ओपनली आपको देखना पड़ता है कि जी आपको अब अगर मेरे पास, मैं कल एक जगह सेमिनार में पिछले हफ्ते था, वहाँ एक सेलिब्रिटी ने मुझे एक सवाल पूछा कि जी मेरा बहुत बड़ा जिम है और इस तरह की एक्सरसाइज होती है, लेकिन मेरी वीडियोस के ऊपर नीचे कमेंट्स आते हैं ना। तो मैंने उनको ये बोला, देखिए बात सारी है, थोड़ा सा दोनों बातें हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप पब्लिक प्लेस पर हैं। अब इस माशरे में ना डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो हम सबको तो हम नहीं कर सकते कि सबको लाके थाने में बंद कर दें, है ना। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ओपनली भी देखें इस चीज़ को ना, कि लोगों के ट्रेंड हैं, आप उनको जवाब दें सोशल मीडिया पे कि आहिस्ता से ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना वो बड़ा डिफरेंट है। सोशल मीडिया बना US और इन लोगों के लिए, जहाँ पे बड़ा जो था कॉन्सेप्ट के पढ़े लिखे लोग, और फिर यहाँ आ गया। अब जाहिल बंदा भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, ही डोंट नो, या कहते हैं कि जी मैंने क्या कमेंट लिख दिया, बाद में पूछता ही तो मुझसे क्राइम हो गया, उसको पता ही कुछ नहीं है। और हम जब अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का, आप यकीन करें, हम सिर्फ क्लिक कर होते हैं, हम कोई इसकी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ नहीं पढ़ते कि क्या क्राइम होगा। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट को रिपोर्ट करेंगे, ये कंटेंट अपलोड करेंगे हम इसको करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट ने कुछ चीज़ मांगी हम उनको देंगे। किसी को पता नहीं होता, और सब अकाउंट बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह होती है, कभी हम उसको देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे फ़ौरन रिपोर्ट होती है। भाई जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बुशरा अपाई बताई थी, बुशरा अंसारी, कहीं मैंने नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, मेरे बच्चों ने हेल्प की थी बनाने में, वो इतनी टेक्निकल नहीं थी, तो क्या हुआ, उनको जब कोई कमेंट करना शुरू हुआ, वो उसको जवाब देना शुरू हुई। उनको पता ही नहीं था कि ये एक क्या अलग बोली है, किस तरह इसको टैकल करना है। पर्सन टू पर्सन है, बिकॉज कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, कुछ चीज़ों का, कुछ कमेंट्स का मुझे लगता है कि जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिस्कशन पे भी बात आ रही होती है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ तो ऐसी वो बिला वजह के जो लोग बैठे उनको तो आप ब्लॉक कर दें, सबसे आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आई थिंक एक और चीज़ जो है कि हम एक स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे हैं, हम किसी तरह की वेरिफिकेशन की
शायद अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं करते, वो हमारी कोताही है। हमारे यहाँ ना ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी डिबेट होती है जब लोग बात करते हैं ना इजहार राय। हमारे यहाँ इजहार राय को ना समझने की ज़रूरत है। हम इजहार राय करते करते बदतमीज़ी पे आ जाते हैं। ये जो है ना जो पहले करते हैं, राय बाद फिर हम कहते हैं जब हमारे पास मैटर्स आते हैं अच्छा, तो और राय सब देते हैं। हाँ, और वो राय सब देते, ये कर लेती तो अच्छा होता, ये नहीं कर सकती थी, ये क्यों कर लिया। अरे भाई तुम मेरे पुप्पो हो कौन? मेरी पुप्पो ने भी बेचारी ने राय नहीं दी तो तुम मेरी पुप्पो बन गई हो। कहाँ है बच्चे तुम्हारे? सिर्फ एक ही बच्चा है क्या? बुढ़ी हो गई हो, ये कपड़े क्यों पहन लिए? मतलब एक्सक्यूज मी। खैर अब हम चलते हैं अगले उसकी तरफ। कौन है हमारे साथ नेक्स्ट? अस्मा को भेज दीजिए जी, हम अपने उसमें लग गए। नहीं आई थिंक क्योंकि ना कि जैसे उन्होंने कहा कि दुनिया बदल गई है, जैसे आप प्रिंट से ऑनलाइन पर आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड की ना टॉय शॉप जो है चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं इस तरह की छोटी सी टॉय शॉप थी, तो वो मंगवाते थे बाहर से सामान। तो ऐसा था कि उनको थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था, टाइम भी बहुत लगता था। तो उन्हें मंगवाते थे या खुद जाते थे लेने? नहीं, पहले मंगवाते थे। फिर उन्होंने कोशिश करी किसी तरीके से, फिर वो चाइना गए कि मैं वहाँ देखता हूँ कोई सप्लायर्स वगैरह मिलते हैं तो मैं फिर जाता हूँ। तो रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें एक शख्स मिला, पाकिस्तानी था वो, तो उससे उनकी अच्छी बातचीत हो गई। अच्छा। तो जब उससे डिस्कस किया उसने कहा हाँ मैं एक दो सप्लायर ऐसे जानता हूँ जो आपको बहुत सहूलत से दे देंगे और ये कि आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह का भी आसानी रहेगी। तो वो खुश हो गए, वो वहाँ चले गए, उनसे बहुत अच्छी बातचीत रही, उन्होंने बहुत मेहमान नवाजी करी, सब करा, सप्लायर से भी मिलाया, वो अपना ऑर्डर देकर आ गए। मतलब चाइना जब वो गए? जी चाइना गए थे, वापस आए, उनका ऑर्डर मिला। अच्छा, उसने इस तरह से कहा था कि जब मैं डिलीवर करूँगा ना मैं एक साथ पूरा कंसाइनमेंट नहीं भेजूंगा, मैं जैसे पर्सनल यूज़ का कार्गो होता है ना इतना थोड़ा थोड़ा करके भेजूंगा तो आपको टैक्स भी कम पड़ेगा और आपके लिए सहूलत हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने कही तो आसानी है। खैर जिस तरीके से उसने 2-3 दफ़ा इन्होंने ऑर्डर बुक कराया, उसने ऑर्डर भेजा, बहुत अच्छी इनकी वो बन गई थी जैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया अपने आसपास के दूसरे शॉपकीपर्स जो हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अगर ये सहूलत है तो तुम हमें भी मंगवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप ऑर्डर सब करवा दें, मुझे पेमेंट एडवांस कर दें, मैं आपका ऑर्डर करवा दूँगा, लेकिन मिलेगा ऐसे ही जैसे आधा आधा करके। तो सब इस पर एग्री हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने सारी जो उनके शॉप्स वगैरह थी सबसे पेमेंट जमा करी, अपनी भी पेमेंट जमा करी कि मैं थोड़ी शॉप और बड़ी कर लेता हूँ, इस तरह करके मेरा गोल्ड वोल्ड भी सब उन्होंने करके पेमेंट जमा की। तकरीबन 90-95 लाख रुपए उन्होंने उसको ट्रांसफ़र करे, ऑर्डर भी उसको लिखवा दिया। उसने कहा 1 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा करके ये मिल जाएगा। तो 1 महीना गुजर गया, बीच में एक भी नहीं आया ऑर्डर। उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, कहने लगा 10-15 दिन और आपको मिल जाएगा। उन्होंने 10-15 दिन और वेट किया, कोई एक तो मतलब ऑर्डर आता ना तो ये होता कि हाँ जी आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। 10-15 दिन भी गुजर गए। फिर उन्होंने जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो कहीं पे भी नहीं अप्रोच कर सके उसको। उसने बिल्कुल अपने जितने भी जो भी अपने कॉन्टेक्ट्स दिए थे, जो कुछ भी उसने दिया था वो सब फेक था, ब्लॉक हुआ था, और ये कि पेमेंट भी वो दे चुके थे। अब बहुत परेशान हुए, जाहिर है, क्योंकि एक तो अपना ही था, फिर दूसरा जो दूसरे लोगों का लोन था। मेरे हस्बैंड में बहुत परेशान हो गए, इतने हो गए कि वो उनका जो है ना बीपी बहुत शूट किया, वो पैरालाइज हो गए। ओह माय गॉड। अब लोन आपको पता है 90-95 लाख बहुत बड़ी लोन होती है। मैंने अपना घर बेचा, मैंने जो इधर उधर से भी किया, लेकिन आपको पता है रिश्तेदार वगैरह भी ऐसी चीज़ में कि पूछा नहीं क्यों किया, खुद से किया, थोड़ा लोन उतार दिया। मैंने 1 साल अपने बच्चों को भी स्कूल से रोका कि उनकी फ़ीस वगैरह सब मैं जमा करके फिर मैं पे ऑफ कर सकूं। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा लोन किया, लेकिन अभी भी लोन बाकी है जो मुझे उतारना है। लेकिन इतना बड़ा जो धोखा देते हुए कोई भी ये बात नहीं सोचता कि जिसने पैसे दिए हैं उसने कहाँ से अरेंज करके दिए होंगे। वही तो सारी बात है। बहुत मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। आपके हस्बैंड जब गए थे वहाँ चाइना, जी तो ये जिन साहब इनसे मुलाकात हुई थी? जी, वो ट्रैवलिंग के दौरान ही मुलाकात हुई थी, वो भी पाकिस्तान से ही जा रहे थे। भरोसा जीता ना, वो बातचीत करी, उन्होंने बताया आप किस सिलसिले में जा रहे हैं। लेकिन जो जिन सप्लायर्स से उन्होंने बात की, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाया ना, ये बीच में ये थर्ड पार्टी थे, इन्हीं को पेमेंट जाती थी, यही करवाते थे। इनकी कहीं पुलिस वगैरह में कहीं मैटर टेकअप किया है? नहीं पता था। आपको करना चाहिए कि टिपिकल ये तो एक ऐसा फ्रॉड है, क्योंकि इसमें ना आप अगर आपके पास उन साहब का कोई डेटा मौजूद होगा ना तो बहुत सी चीजें हम चेक कर सकते हैं, पकड़ दकड़ हो सकती है। उसके ट्रैवलिंग रिकॉर्ड मतलब ये हमारे लोग अप्रोच नहीं करते, हमारे लोग डरते हैं, चक्कर काटने पड़ेंगे, कहाँ फंसे। और फिर उन्होंने टैक्स बचाने के लिए किया था, तो ऑब्वियसली फिर वो उनको ये होता है कि हाय फिर मैं टैक्स में होऊंगा, तो इसलिए ना बहुत सारे लोग डरते हैं और फिर वो फ्रॉड
बर्दाश्त करते हैं इस तरह? क्योंकि ये पाकिस्तानी बंदा है ना, तो इसका कोई ना कोई तरीका होगा। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर होंगे ना, जो भी, अगर आप लोकल थाने में सिंपली फ्रॉड है ये तो, लेकिन उसमें ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि इसका ऐसे उसका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड निकालें। अगर वो ट्रैवलिंग करता है, डेफिनेटली वो एयरपोर्ट ट्रैवल करता होगा। अगर पुलिस FIR काटती है, उसका नाम डाल देती है। जिस फ्लाइट पर एक साथ थे उस फ्लाइट का तो रिकॉर्ड होगा। कितना टाइम पहले की बात है तो पता चले? सॉरी, कितनी पुरानी बात है? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल हो गए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं आपको स्कैम से बचाने की, और वो आप खुद बच सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निक्स पता हो, या थोड़ा दिमाग सबके पास बराबर होता है इंसानों के पास। कोई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस दिमाग के कम इस्तेमाल करने से आपकी वो मेहनत की कमाई चिटकियों में जा सकती है आपसे दूर। सो मेरे साथ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। कई दफ़ा दिमाग आपको कह रहा होता है कि ये कर लो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, ये कर लो, तुम्हें इसी की ज़रूरत है, लेकिन दिल आपको रोक भी रहा होता है। जैसे हमारे पास जितने भी लोग यहाँ आकर बैठे हैं ना, पेट रोक रहा होता है, सही नहीं लगा लेकिन हमने ये कर लिया। वो गट फीलिंग की भी बात सुननी चाहिए। एग्जैक्ट। मेरे साथ इस वक्त है शाइस्ता जी। शाइस्ता, अच्छा, मेरा ये मसला था, मेरे जेठ थे तो वो रिक्शा चलाते थे, तो मार्केट में जैसे स्पेयर पार्ट का सामान हो गया बेचने के लिए, उनके दोस्त ने उनको मशवरा दिया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने लगाए 35,000 रुपये। 35,000 लगा के उनको 1 महीने में 70,000 मिल गए। नहीं, क्या मशवरा दिया कि स्पेयर पार्ट जो होते हैं ना बाइकों के, रक्शों के ना, वो बेचो, वो खरीदो और बेचो, इसके आप मैं डबल करके दूंगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 35,000 लगाए। 35,000 लगा के 1 महीने के अंदर अंदर उनको 75,000 70,000 मिल गए आराम से। तो फिर उन्होंने कहा आगे देखो, उनको बहुत अच्छा मशवरा है, पैसे तो मुझे फ़ायदा हो रहा है क्योंकि रक्शे में कमाई नहीं थी इतनी। तो फिर उन्होंने अपने भाई के पास आके 1 लाख मांगे कि भाई मेरा ऐसे ऐसे काम है तो मुझे दें तो मैं लगाऊं। उन्होंने कहा अच्छा चलो सही है, अच्छा मेरा भाई खुश है। तो आपके मियाँ से मांगे उन्होंने? मेरे मियाँ से मांगे। अच्छा। क्योंकि उनकी जायदाद जो हिस्से में मिली थी तो उनको टोटल 6 लाख मिली थी। अच्छा। तो वो मेरे मियाँ के पास रखा हुआ था। अच्छा। तो उनका अच्छा चलो, मेरे भाई की परेशानी थी क्योंकि रेंट पे रहते थे। हाँ। एक छोटी बच्ची है 12 साल की। तो फिर आपके मियाँ ने दे दिए? 1 लाख दे दिए कि चलो फ़ायदा हो रहा है इसको तो दे देते हैं। 1 लाख दे दिए। फिर वो 1 महीने 1.5 महीने बाद वो डबल होके 2 लाख आ गई। अच्छा। तो फिर उनके दोस्त ने मशवरा करा, देखें फ़ायदा हो रहा है ना, काफ़ी लोगों को उन्होंने करा था, सब यही कर रहे थे। तो फिर मेरे जेठ ने जो है ना 5 लाख लगाए। अच्छा, ज़्यादा बड़ी रकम लगा। उन्होंने कहा भाई मेरे पास यही है ना, मैं लगा देता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए मुस्तकबिल हो जाएगा, मैं छोटा सा कोई घर बना लूँगा, कर लूँगा। 5 लाख लगाए। 3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया उस बंदे का, कुछ भी नहीं आया। तो वो एकदम बीमार हो गए। कोई बंदा था जिसको वो पैसे देते थे? पैसे वो स्पेयर पार्ट्स खरीद के देता था? जी, मार्केट में ही थे। तो उन्होंने कहा मैं एक साथ लगाऊंगा तो मुझे 10 लाख मिलेंगे, तो मैं अपने बच्ची के लिए। खरीदो फरोख्त वो बंदा कर रहा था या वो बंदा कर रहा था, वो कमीशन बना के हमें उनको दे रहा था। तो 5 लाख जब लगाए ना, 2 महीने 3 महीने हो गए नहीं, तो वो बीमार पड़ गए थे बिल्कुल, ऐसे कि उनको हार्ट अटैक आया। भी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि कुछ था नहीं ना उनके पास, ना घर अपना, ना रक्षा अपना, जो बाप की इससे जो जायदाद थी बेसिकली वो पूरे 6 लाख वो उधर ही लग गए। और अभी इनकी छोटी सी बच्ची है 12 साल की, अब वो दर बदर है। ज़रा सी वो लालच के चक्कर में कि शायद मेरे बच्चे के लिए मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, तो इस तरह उनके दोस्तों ने धोखा दिया। बिजनेसमैन तो नुकसान उठाता ही उठाता है। अभी मेरे पड़ोसी हैं, उनके साथ किसी ने स्कैम किया, उनके पार्टनरशिप में उनसे 3 करोड़ ले लिए दूसरे शहर में पार्टनरशिप में बिज़नेस शुरू करने के लिए, और उसके बाद 3 करोड़ लेके फ़रार। तो वो तो बिजनेसमैन थे, वो तो पता नहीं कितने सारे बिजनेस पहले कर रहे थे, उनको भी स्कैम करके चले गए। सो कभी कभार ये होता है इस चीज़ में। तो अब इसका क्या हल है? देखिए, इसका हल यही है कि आप जब तक किसी को जानते नहीं अच्छी तरह, आप उसके साथ काम ना करें। तो जानने वाले ही थे, दोस्त थे। देखिए, दोस्त भी कितना पुराना दोस्त है, किस तरह था, आपने उसका काम देखा हुआ था। दोस्त उसको नहीं कहते जो आपको मुसीबत में छोड़ के भाग जाए, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। तो आपको दोस्त ही मुसीबत लाते हैं। हाँ, तो ये भी तो है। अब ये तो बिल्कुल ही किस्मत ख़राब हो तो फिर वो एक अलग बात है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग देखें, जहाँ पर भी आप ये देखेंगे ना, कोई आपको कह रहे हैं कि आपके पास से डबल हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे,
तो आप खुद सोचें कि ये सब कुछ छोड़कर आपको ये ऑफर क्यों मिल रही है। तभी तो वो बार बार नहीं कहते ठंडा ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगे तो जबान जलेगी। एक तरफ बैंक आपको शहरा सूद 11-12% रख रहे हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको 25% या 30% दे दूंगा। एक्चुअली यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वार्निंग होती है कि अगर कोई शख्स आपको एक रीजनेबल अमाउंट से ज़्यादा रिटर्न की बात कर रहा है तो या तो वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और या फिर आपको वो गलत तरफ लेकर देखिए लोगों को क्लिक हो जाता है, लेकिन वो ये सोचते हैं यार क्या पता मेरी किस्मत खुल गई है। जहाँ पर लालच आ जाती है एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको जहाँ पर ये समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पर मेरा फ़ायदा हो सकता है और एक शॉर्टकट ने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। लोगों की अब बजाय प्रॉफिट आने के जो जमा पूंजी थी वो तक चली गई, लोगों ने खुदकशियाँ की हैं, कोई बेरोज़गार हो गए, अपने घरों में बैठ गए। इतने केसेस हमारे सामने आते हैं। जो फ्रॉड का सबसे बड़ा मसला ये है, स्पेशली ऑनलाइन फ्रॉड का, कि आपकी जो रकम गई आप ये तसव्वुर भी ना करें वो आपके पास वापस आएगी। आप ये सोचिए कि घर बैठी ख़वातीन कमेटियाँ डालती हैं, वो भी कई दफ़ा लोग लेकर चलते बनते हैं। तो मैं तो इनफैक्ट बार बार लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे बहबूद सर्टिफिकेट्स है, नेशनल सेविंग्स है, इस तरह ये ले लें बिल्कुल। उसमें शायद आपको रिटर्न थोड़ा कम आ रहा होगा, आपको लगेगा कि इतना ज्यादा मुझे नहीं मिल रहा। देखिए सेविंग सर्टिफिकेट से आपका लेकिन गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है, तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा उसकी जिम्मेदारी उठाता है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता एक वक्त में, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ आपको रिटर्न होता है। ना जी, जैसे एक सिक्योर होती है सर्टेन एज बाद आपको रिटायरमेंट पर आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है और वही अमाउंट जो है आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी बुढ़ापा पूरा रगड़ जाता है। बजाय इसके वही बात नेशनल सेविंग अकाउंट या इस तरह की और बहुत सारी पेंशनर्स, आपको किस्मत आजमानी है ना, आपको किस्मत आजमानी है ना। आप जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्राइस बॉन्ड निकाले आप वो लेकर रख ले, अगर आपकी किस्मत में हुई तो आपका प्राइस बॉन्ड लग जाएगा, नहीं जाना, वरना आपका जो है वो तो सेफ रहेगा, सेफ रहे, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको वही रहेगा। इसका जो बेसिक है ना वो है लालच अगर आप ना करें ना और तो सब कुछ सही होता है। बाकी ये कि अगर कानून के तौर पे देखें कि मैं इनके साथ कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ तो सबसे अच्छी बात यह कि मैं पहले डॉक्यूमेंटेशन करूँ, बिल्कुल, कि मुझे पता तो ये है कौन। अगर मेरे पास इनका NIC है, ये कि मैं कहूँगा भाई आप अपने एक रेफरेंस लेके आए, वो मैडम मीना को लेके आ गया, मैं नज़ीर साहब को लेके आ गया, रेफरेंस में दो विटनेस भी हो गए साथ और लिखत पढ़ा तो फिर कानून भी थोड़ा सा हलचल। हमारे यहाँ बड़ा लोग जबान पे चलते हैं, जबान पे कपड़ा दे दिया, जबान पे ये कर दिया। ये तो हम लोग इतनी दीन की बात करते हैं, लेकिन हमें दीन ने भी सिखाया है कि खास तौर पे जहाँ लेन देन का मामला हो वहाँ लिखत पढ़त करो, लेकिन वही हम नहीं करते। हम ज़बानी कलामी चलते रहते हैं और फिर कहते जी वो तो हमारा दोस्त था, वो तो हमारा जानने वाला था। इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हम लिखे पढ़े नहीं हैं, और लिखे पढ़े नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं कौन घुसे उस चीज़ में। ज़रूरी है, और वो पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत की कमाई है वो यूँ चुटकियों में निकल जाती है। तो अगर आप नहीं है लिखे पढ़े, कोई नज़दीकी कोई ऐसा होगा जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे जो लैंग्वेज लिखी होती है वो मुझे भी समझ नहीं आती। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे बहनोई हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, मैं उनको बीच में डालती हूँ कि अच्छा ये क्या डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ ही अलग होती हैं, वो उतनी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। प्रॉपर्टी की चीज़ है, आप किसी अपने जानने वाले किसी जो इसमें एक्सपर्ट है आप उसको प्लीज़ शामिल करें, बजाय इसके कि सारे फैसले खुद ही कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो आज अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जितनी भी स्पेशली ख़वातीन जो देख रही हैं उनको आप एक मैसेज ये दे दें कि आपके पास चाहे कोई भी टेक्स्ट मैसेज आए या व्हाट्सएप आए, लिंक आए तो उसको किसी सूरत में भी क्लिक ना करें। आपका अकाउंट हैक हो गया तो सिर्फ ये नहीं कि आपकी पर्सनल चीजें, हम मोटी चीजें बता देते हैं ताकि प्रोग्राम का एंड हो रहा है। एक आपने कहा लिंक आए वो उसको ना करें, क्लिक ना करें, और उस टेम्पटेशन में ना जाए कि पता नहीं इस लिंक में क्या है, ये क्या वीडियो है, नहीं देखेंगे तो जिंदगी रुकेगी नहीं। और किसी को पिन कोड ना दें, सेकंड तमाम मैसेजेस को इग्नोर करें जो भी आपको टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैसेज के जरिए आपको सोना बाइक पैसे नहीं देगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा आपको SMS मैसेजेस आते हैं, रोज की रूटीन में आएंगे आपको, जहाँ पर वो आपका नाम लेकर कहते हैं हम पुराने AC खरीदते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो आपको नाम लेकर एड्रेस करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोबाइल कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से आपका नाम और नंबर भी निकल जाता है। बिल्कुल। तो उनको इग्नोर करें, उनको ब्लॉक करें। कोई भी आपको और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है या आपको कोई भी खदशा है या किसी भी
आप प्रॉब्लम से दो चार हैं तो 1799 याद हो गया, 1799 हेल्पलाइन है 1799। आप अब अपना एब्रीवेशन छोटा वाला बताएं, क्या कहते हैं उसको? NCCIA जो है वहाँ रिपोर्ट करें और अपनी मुश्किलें आसान करें। जब फैसिलिटेट करिए गवर्नमेंट तो उसे अवेल करें, हमारे टैक्स से कटता है पैसे। हाँ, इसमें भी दो तरीके हैं। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो NCCIA उसको देखेगी, और अगर आप जिस तरह इनके साथ अगर लेट सपोज फ्रॉड है तो उसको लोकल पुलिस देखेगी। यहाँ कटेगी 420 की FIR, और यहाँ करेंगे तो साइबर क्राइम एजेंसी अपने हिसाब से फिर उसको करती है और इन्वेस्टिगेट करती है। थैंक यू सो मच। करना शर्त है। हाँ, बिल्कुल, रिपोर्ट करने से ना घबराएं, इदारे आपके रिपोर्ट हर सूरत में करें, चाहे आपके 5000 रुपये भी जाते हैं, आप इसको रिपोर्ट करें। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज हम तक फराहम करने का। और प्लीज़ अपने आप को स्कैम से बचाएं, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी मेहनत की कमाई इस तरह रायगा ना जाने दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल